आपको ज़रा शर्म नहीं आई मामू? मेरे बाप का कत्ल कराते हुए, इसके लहजे में दुख बोल रहा था। ये क्या बकवास कह रही हो आयरा? अजमल साहब पांजी की ऊंची आवाज पर गुस्से से दहाड़े थे। बकवास नहीं, हकीकत है ये। कातिल हैं आप मेरे बाप के। अरे कितने चेहरे हैं आपके। आखिर किस किस्म के इंसान हैं आप? पहले मेरे बाप का कत्ल करा कर आप मेरी माँ की शादी कराना चाहते हैं? वो एक बार फिर पूरी आवाज में चिल्लाई थी। आयरा ये क्या बकवास कर रही हो? होश में तो हो तुम? जानती हो क्या हौल फौल बोल रही हो? मरवान के सबर का पैमाना लबरेज हुआ था। सच बोल रही हूँ, कातिल है तुम्हारा बाप मेरे बाप का। मरवान की आंखें सुर्ख पड़ गई थी। आयरा गुड़िया, ये सब तुमसे किसने कहा है? जहांज़ेब ने तहम्मुल का मुज़ाहरा किया था। मैं सच बोल रही हूँ भाई, आपको अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो आप बेशक मेरे साथ चलें। मैं आपको बाबा के ऑफिस की वो सीसीटीवी फुटेज दिखा सकती हूँ जिसमें मामू का दोस्त बाबा को धमका रहा है और मामू साथ खामोश बैठे हैं। कोई मेरे बाप पर पिस्टल तान ले और अजमल साहब खामोश हैं। क्या ये बात काबिल तफ्तीश नहीं? जहांज़ेब और मरवान ने खामोशी से इसकी पूरी बात सुनी थी। आयरा पागल हो गई हो। अपने मामू पर इस तरह का इल्ज़ाम लगाते तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अजमल और हबीब भाई सिर्फ बहनोई नहीं हैं, बचपन के दोस्त भी हैं। कुछ तो शर्म करो बेटा। निशात ने सारी बात सुनकर आयरा को शर्म दिलानी चाहिए थी। मैं सच बोल, आप हमारे साथ चलें अजमल साहब। आयरा माफ़ी मांगो बाबा से और अपना ये इल्ज़ाम वापस लो। तुम जानती हो यूँ पुलिस स्टेशन जाने से हमारी किस कदर सख्ती होगी। मरवान ने जब से कहा था वो समझ गया था कि यकीनन इसे कोई गलतफ़हमी हुई थी। मैं माफ़ी नहीं माँगूँगी, ये कातिल हैं मेरे बाबा के। इन्होंने कत्ल किया है मेरे बाबा का, मैं इन्हें फांसी के फंदे तक। खामोश! बस बहुत बोल लिया तुमने लड़की। वो आज बेटी और गुड़िया से लड़की हो गई थी। जिस भांजी से इन्होंने कभी ऊँची आवाज़ में बात नहीं की थी, आज वो इसे बुरी तरह झड़क चुके थे। बाबा! जहांज़ेब ने आयरा को सहमता देके इन्हें ठंडा किया। बस जहांज़ेब, दफ़ा करो इस बेहया लड़की को मेरे सामने से जो अपने ही घर के मर्दों पर, अपने ही मुहाफ़िज़ों के गिरेबान सरे बाज़ार चाक करने पर तुली है। अजमल साहब इंतहा की सफ़ाक लहजे में गुर्राए थे। आप मेरे मुहाफ़िज़ नहीं हैं, बल्कि आपने हमारी ज़िंदगी बर्बाद की है। अपने काले करतूत छुपाने के लिए आपने मेरे बाप कत्ल किया है। आपको डर लग रहा है ना कि कहीं हबीब इलाही आपके दोस्तों के साथ-साथ आपको भी जेल की सलाखों के पीछे। खामोश! बेसाख्ता ही इनका हाथ उठा था। आयरा की ज़बान को ब्रेक लगी थी जब इमरवान ने एकदम बाप को थाम कर पीछे किया था। नहीं प्लीज़। मरवान ने बाप को गुस्से से पागल होता देख इल्तिजाइया अंदाज में कहा था। लेकर जाओ इस लड़की को यहाँ से। वो जब से बोलते ऑफिसर की हमराही में पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकले थे, जबकि आयरा जहांजेब मरवान और निशात की आवाज़ नज़रअंदाज करती भागते कदमों से सुल्तान महल से निकल आई थी। इस बात से अनजान के वो अनजाने में नफरत का जो बीज बोआई थी वो जल्द तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार करने वाला था। अजमल सुल्तान पर जो कत्ल का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, इसमें किस हद तक सच्चाई है, ये बात हम खुद अजमल सुल्तान से जानने की कोशिश करते हैं। रिपोर्टर के झुंड में खड़े खड़े अजमल साहब सबसे खड़े थे। मेरी भांजी मासूम और नादान है, आखिर एक 18 साल की बच्ची की समझ ही कितनी होती है। और हम सियासी लोग हैं, 100 दोस्त और 100 दुश्मन हमारे। किसी ने बच्ची को भड़का दिया और वो बहकावे में आ गई। दूसरी बात, हबीब की मौत कोई कत्ल नहीं बल्कि एक तबई मौत थी। अजमल साहब तेज लफ्जों में अपनी पोजीशन क्लियर करके मीडिया के झुंड से निकल आए थे। वो महज़ 1 घंटे में पुलिस के मामला निपटा कर वापस सुल्तान महल आ चुके थे, मगर इज़्ज़त का जो जनाज़ा निकलना था, वो निकल चुका था। अजमल सुल्तान पर लगाया गया कत्ल का इल्ज़ाम इस वक़्त मीडिया के हर चैनल पर गर्दिश कर रहा था, जबकि ज़ुमर तो बेटी की कारस्तानी पर सर पकड़ कर बैठ गई थी। कचा कि वो हकीकत से बहुत हद तक वाकिफ़ थी, मगर वो खामोश थी। सिर्फ़ और सिर्फ़ बेटी की खातिर और वो थी अपने ही पाँवों पर कुल्हाड़ी मार चुकी थी। बाबा ये क्या कह रहे हैं आप? मैं समझाऊँगा आयरा को। आप जानते हैं वो नादान है, जज़्बाती है, ना जाने किसने इसे आपके खिलाफ भड़काया है। वो आप ही आपसे माफ़ी माँगेगी, मगर आप प्लीज़ ये निकाह तो ना ख़त्म करें। 4 दिन बाद हमारी फ्लाइट है। मरवान बाप के फैसले की काया पलट पर इल्तिजाइया लहजे में बोला था। खामोश, कोई वास्ता नहीं हमारा इस बदबख्त लड़की से। भूल जाओ, वो बेहया इस खानदान का हिस्सा बनेगी। वो जब से पुलिस स्टेशन से वापस आए थे, अजमल साहब पर तो गोया खून सवार था। बाबा प्लीज़, फूफो का तो सोचें, इनके दिल पर क्या गुज़रेगी? वो एक बार फिर कायल करने वाले लहजे में बोले। इन्हीं दोनों का सोचा था, जभी तुम दोनों के इस रिश्ते में बाँधना चाहा। मगर इस लड़की ने साबित किया कि वो बदबख्त इस काबिल ही नहीं, अपने बाप की तरह है बेवकूफ़। आखिरी के अल्फाज़ वो दाँत किचकिचा कर गुर्राए थे। मगर मैं आयरा के अलावा कभी किसी से शादी नहीं करूँगा। आप जानते हैं मैं मोहब्बत करता हूँ आयरा से। इलाही ने ज़िद होकर कहा। वो 22 साल का मरवान इसकी ढाल बनकर खड़ा था। तुम्हें नज़र नहीं आ रहा मरवान सुल्तान कि वो बालिश भर की लड़की किस तरह तुम्हारे बाप को बेइज़्ज़त कर गई है, और तुम हो कि अभी तक इसकी मोहब्बत का दम भर रहे हो। इन्होंने अपने बेटे को लताड़ा था। बस ठीक है, फिर मैं परसों जा रहा हूँ और अब तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक आप अपना फ़ैसला नहीं बदल लेते। वो सख्त अंदाज में बोला। बाहर तुम सिर्फ अकेले जा रहे हो, इस लड़की से अब तुमने कोई भी रिश्ता रखने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊँगा कि तुम मेरी औलाद हो। वो दुरुस्तगी से बोलते वहाँ से निकल आए थे। मामा आप मेरे साथ चल रही हैं, बस ये बात फाइनल है। ज़ुमर ना भाई के पास गई थी, ना ही अजमल साहब ने वहाँ आकर मामला सुलझाने की कोशिश की थी।
अलबत्ता निशात ने कई बार आयरा की माफ़ी माँगने पर मजबूर किया मगर वो नहीं मानी। फिर आखिर दोनों तरफ से खामोशी छा गई। आयरा के पास फ़िलहाल ऐसा कोई सबूत नहीं था जिसकी बिना पर वो अजमल साहब या फिर लगारी को केस कर सकती। ये तो फिर मामूँ था, बर्दाश्त कर गए। लगारी का नाम लेना यानी वो आयरा की हस्ती हिला डालता। अभी वो इतनी बहादुर भी नहीं हुई थी। दूसरी जानिब वो सीसीटीवी फुटेज भी गायब हो गई थी। मरवान ने जब इसे दिखाने को कहा था इसने सिस्टम ब्लैंक करा था। वो समझ गई थी फ़िलहाल इस काबिल नहीं थी कि अपने बाप को अकेले इंसाफ दिला सके। पहले से मजबूत बनना था। अपने बाप के सारे कातिलों तक पहुँचना था और ये बात तब मुमकिन थी जब वो मामलात की तह तक जाती। वो जानती थी कि इसका मामू कितना असर रसूख वाला है। दूसरी जानिब माँ की कसम ने इसके पाँव ज़ंजीर कर दिए थे। हाँ, ज़ाहिर है अब तुम्हें वहाँ अकेला तो नहीं भेज सकती। वैसे भी अब तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं। ठीक 4 रोज़ बाद वो जुमैर की हमराही में यूके की फ्लाई कर चुकी थी। मरवान भी इस फ्लाइट में साथ ही था मगर आयरा ने इसे मुँह लगाना मुनासिब नहीं समझा था। मरवान ज़िद नहीं करो। मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आऊँ। वो अपने इस अपार्टमेंट में आकर ठहरी थी जिसमें वो कभी हबीब की हमराही में रहा करती थी। बस आपका और मेरा रिश्ता इतना ही था कि बाबा की नाराज़गी की नज़र हो गया। आप तो मुझे अपना बेटा कहती थी। फिर बेटे के साथ ऐसा सलूक कौन करता है? वो प्लेट में मौजूद इन्हें अपने साथ रहने के लिए कायल कर रहा था जबकि आयरा बिल्कुल खामोश बैठी थी। तुम आज भी मेरे बेटे हो मगर अब ये बस भाई साहब को अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज़ पप्पू आप जानती है ना कि बाबा आयरा की हरकत की वज़ह से गुस्सा हैं। जब इनका गुस्सा ठंडा होगा तो सब ठीक हो जाएगा। सुमन ने बेटी की जानिब देखा था जो सपाट तासुरात लिए खामोश बैठी थी। फिर वो हौले से मुस्कुराई तो मरवान ने इनका हाथ थाम कर लबों से लगाए थे। तुम्हारा कब तक नाराज़ रहने का इरादा है? वो सवालिया लहजे में बोला जो फ्री पीरियड में ग्राउंड में आ बैठी थी। इन्हें एक माँ होने को आया था। अगर पहल मरवान की जानिब से नहीं हुई तो आयरा भी खामोश थी मगर फिर थक हार कर मरवान को ही पहल करनी पड़ी थी। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, वो मुलायम लहजे में बोली थी। तो फिर बात क्यों नहीं कर रही मुझसे? अब वो संजीदगी से सबसारिया गोया हुआ। तुम भूल रहे हो मरवान, बात करना तुमने तर्क की है। वो घास को घूर रही थी। अपनी हरकतें देखी हैं तुमने? इस बार वो खफ़ा लहजे में बोला था। मैं सच कह रही हूँ, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो ना करो। वो कूड़े दिल से बोलती रुख फेर गई। मैं तुम्हारी बात पर इस दिन यकीन करूँगा जब तुम यही बात किसी ठोस गवाह और सबूत के साथ करोगी। यानी मेरा कहा तुम्हारे नज़दीक कोई वैल्यू नहीं रखता। वो इस्तेज़ाइया लहजे में भुनकारी थी। तुम और तुम्हारी कही हर बात मेरे नज़दीक बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि इतना सब हो जाने के बावजूद मैं खुद तुम्हारे पास आया हूँ। वरना तुम्हें तो ये भी तौफ़ीक नहीं हुई। वो नाराज़गी से गोया हुआ तो वो खामोश हो गई। तुम्हारी इस हरकत की वज़ह से हमारा निकाह भी कैंसल हो गया। इस बार भगवान ने शिकवा किया जो वो इतने दिनों से दिल में दबाए बैठा था। जो चीज़ आपके नसीब में ना हो फिर आप कितनी भी कोशिश कर लें वो आपको नहीं मिलती। वो इसकी जानिब पलटती सपाट लहजे में बोली, मगर तुम मेरा ही नसीब हो ये बात हमेशा याद रखना। और अगर तुमने खुद भी मुझसे मेरा नसीब छीनने की कोशिश की तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। वो इस लहजे में बोलता बहुत कुछ पावर कर आ गया था। चलो आओ क्लास में चलते हैं वरना लेक्चर मिस हो जाएगा। वो इसका हाथ थाम कर उठता क्लास की जानिब गामज़न हुआ था। वक़्त गुज़र गया। आयरा और मरवान की डिग्री के 1.5 साल मुकम्मल हो गया। अजमल साहब के साथ-साथ जहांज़ीब का नाम भी सियासी दुनिया में खूब जाना-पहचाना जा रहा था। अजमल साहब किसी सियासी दौरे पर निकले हुए थे, साथ ही इनका इरादा यूके से मरवान से मिलने जाने का था। मरवान मैंने तुमसे जितना कहा है बस इतना करो, इस लड़की से दूर रहो बस बात खत्म। वो मरवान को कायल करने पर बुरी तरह झड़क गए। मगर बाबा जस्ट शट अप। वो लड़की अब तुम्हारी बीवी नहीं बन सकती। जो लड़की तुम्हारे बाप के खून की प्यासी हो गई है, तुम आज भी इसे दिल में रखे बैठे हो। टफ़ है तुम पर। वो दुरुस्त लहज़े में चिंगाड़े। माफ़ कर दें आयरा को। क्या इसने मुझसे माफ़ी माँगी? नहीं, एक बार भी वो मेरे पास नहीं आई, समझे? वो दुरुस्त लहज़े में बोलते इसे खामोश करा गए। मरवान और आयरा की 5 साला लॉ की डिग्री मुकम्मल हो गई थी। कुछ अरसे बाद मरवान की वापसी थी क्योंकि अब अजमल साहब की तरफ से प्रेशर था कि अब इसने हर हाल पाकिस्तान वापस लौटना था और आयरा इस वक्त लंदन की सड़कों पर पैदल मार्च कर रहे थे। हर तरफ इंसानों का एक झुंड बनाया था, रोशनियाँ, खिलखिलाहट है मगर वो दोनों उदास थे। मगर दोनों में से किसी एक ने भी अपनी उदासी ज़ाहिर नहीं की थी। दूसरी जानिब अजमल साहब ने इसे साफ लफ्ज़ों में कह चुके थे कि अगर अब इसने आयरा से कोई भी राब्ता रखा तो इसे नहीं बख्शेंगे। आयरा मैंने हमारे लिए एक फ़ैसला लिया है। वो इसका हाथ अपने हाथों में लेता संजीदगी से बोला, कैसा फ़ैसला? वो नासमझी से बोली, यही कि मैं और तुम निकाह कर लें। वो इतना अचानक बोला कि एक लम्हे को आयरा ठहर गई थी। होश में तो हो, क्या बोल रहे हो? इसने दुरुस्तगी से बोलते अपना हाथ इसके हाथों की गिरफ्त से आज़ाद किया था। इसमें गलत क्या है? मैं शुरू से यही चाहता हूँ, बल्कि सब ऐसा चाहते हैं, मगर तुम्हारी वजह से बाबा कभी राज़ी नहीं होंगे। मगर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता आयरा। तुम जानती हो मैं तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। एक झटके से सबने करीब करता हुआ अजीब जुनूनी लहजे में बोला था, ये गलत है। इसका इज़हार तोड़ते इसने नफ़ी की, कुछ गलत नहीं है यार, एक बार निकाह हो जाएगा तो सब खुद ही मान जाएँगे। मरवान ने कायल करना चाहा, ओके ठीक है मैं मामा से पूछ लेती हूँ, अगर वो कहेंगी तो। नहीं आयरा प्लीज़ समझने की कोशिश करो, अभी सब बड़े गुस्से में हैं और तुम फ़िक्र नहीं करो, मेरा वादा है तुम पर आँच भी नहीं आने दूँगा, मैं सब मैनेज कर लूँगा, बस तुम हाँ कर दो। इसका चेहरा हाथों के प्याले में भरते इसने इल्तिजाइया लहजे में कहा था। नहीं मरवान,
इसने नफ़ी में सर हिलाते इनकार करना चाहा। "आयरा प्लीज़, इनकार नहीं करो। मुझे हर हाल में वापस पाकिस्तान जाना है और मैं नहीं चाहता मैं पाकिस्तान वापस जाऊँ और बाबा मुझे किसी भी तरह से ब्लैकमेल करें। तुम समझ रही हो ना मेरी बात?" इसके लहज़े में बेबसी थी। "मगर मरवान" वो नीम रज़ामंद दिखाई दे रही थी। "अगर मगर नहीं, सिर्फ़ निकाह। मैं तुम्हें किसी हाल खोना नहीं चाहता।" इसके लहज़े में जुनून बोल रहा था। "ठीक है, मैं निकाह के लिए तैयार हूँ, मगर एक शर्त पर।" वो जैसे किसी नतीजे पर पहुँची थी। "कैसी शर्त?" इसने सवालिया आईब्रो उठाए। "तुम बाबा के कातिल ढूँढने में और फिर इनको सज़ा दिलवाने में मेरी मदद करोगे, फिर चाहे कातिल मामूल क्यों ना हो।" इसने आईब्रो उठाकर इसे जाँचना चाहा। मरवान ने ताज्जुबी नज़रों से इसकी जानिब देखा। "बोलो, खामोश क्यों हो गए? वादा करो मुझसे।" "मेरा वादा रहा आयरा, हबीब अंकल के कातिलों को सज़ा ज़रूर दिलवाऊँगा, फिर चाहे वो मेरा बाप ही क्यों ना हो। मगर अगर बाबा इसके कत्ल में कोई हाथ नहीं हुआ तो तुम्हें बाबा से माफ़ी माँगनी होगी।" आयरा ने बगैर किसी तको-दो के हामी भर ली थी, क्योंकि इतना तो वो समझ तो कि मरवान के बगैर अकेली कुछ भी नहीं कर सकती। "मेरे ख़्याल में हमें मम्मा को एतमाद में ले लेना चाहिए," आयरन ने नरमी से कहा। "ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि मैं जानता हूँ वो कभी नहीं मानेंगी। तो फिर निकाह कब करना है?" इसने सवालिया निगाहों से देखा। "अभी चलो मेरे साथ।" मरवान की बात पर वो हवलक हुई, जो इसकी किसी भी बात को नज़रअंदाज किए हाथ पकड़कर अपने साथ ले गया था। निकाह के फ़ौरन बाद मरवान इसे ज़बरदस्ती अपनी हमराही में अपार्टमेंट ले आया था, जो निकाह से लेकर अब तक खामोश थी। "आयरा, कुछ बोलो भी, अब चुप क्यों हो?" वो दोनों इस वक़्त लिविंग एरिया में बैठे थे, जब ये मरवान घुटनों से पकड़कर पैर ऊपर करता पास पंजों के बल नीचे बैठा था। "क्या बोलूँ?" निकाह के बाद एक झिझक सी थी जो आड़े आ गई थी। रिश्ता बदल गया था तो एकदम जज़्बात भी बदल गए थे। "कुछ भी, लड़ ही लो।" इसके गाल पर हाथ रखता हूँ मोहब्बत भरे लहजे में बोला तो वो मुस्कुरा दी। "हँसती रहा करो, अच्छी लगती हो।" इसके माथे से माथा टकराता हुआ मुतबस्सिम लहजे में गोया, वो जो निगाहें झुका गई थी। "तुम खुश हो ना आयरा? तुम खुश हो?" इसने जवाब के बदले सवाल किया। "बहुत, इतना कि तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती।" वो जज़्बात से भारी गंभीर लहजे में बोला तो इसकी सियाह पलकें लरज़ कर रह गईं। जबकि वो इसका सुर्ख पड़ता चेहरा देख धीरे से चेहरा हाथों के प्याले में थाम कर नरमी से माथे पर लपक चुका था। एक तमानियत भरा एहसास था जो दोनों की रगों-पे में सुकून सा भर गया। ऐरा बेसाख्ता ही आगे बढ़ती इसके सीने से लगी थी और ना जाने कब का गुबार था जो आँसुओं के रास्ते दिल से निकालने लगी। जबकि वो मुसलसल इसका सर टपक रहा था। इर्द-गिर्द लगा ली जिस पर आए दिन कोई न कोई चलता रहता था, वो कुछ अपने अहबाब समेत तैयारे हादसे में हलाक हो गया था। आयरा को जब ये खबर मिली तो गोया एक तमानियत भरा एहसास था जो दिल को ठंडक पहुँचा गया। इसके बाप का एक कातिल और बहुत से लोगों का गुनहगार इस दुनिया से जा चुका था, मगर इसका मामूम, इसने सोच लिया था वक़्त आएगा कि वो पाकिस्तान वापस जाती और बाप के कातिलों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाती। मरवान को पाकिस्तान वापस आए 3 साल का अरसा होने को आया था। आयरा की क्रिमिनोलॉजी में स्पेशलाइज़ेशन का ये आखिरी साल था, वो दोनों ही आपस में राब्ते में थे। इन दोनों ने ही यूके से बाहर प्रोफ़ेशनल ट्रेनिंग कोर्स कर लिया था और प्रैक्टिस भी वहीं करने का इरादा था, मगर मरवान को मजबूरन लौटना पड़ा था और आयरा स्पेशलाइज़ेशन के लिए मज़ीद 2 साल ठहर गई थी। फ़िलहाल मरवान ने भी हबीब साहब की फ़र्म जॉइन कर रखी थी, मगर अभी इसने बाकायदा तौर पर प्रैक्टिकल केसेज़ लेने शुरू नहीं किए थे। मगर वो आयरा के पाकिस्तान वापस आने से कबल हबीब साहब के कत्ल केस का कोई क्लू ज़रूर निकालना चाहता था, ताकि वो अपने बाप को बेगुनाह साबित कर सके और इनकी फ़ैमिली फिर से एक हो जाए। जहांज़ेब सियासत की दुनिया में उभरता हुआ नाम, जहांज़ेब का ये दूसरा इलेक्शन था, अभी वो बतौर वज़ीर ख़ारजा अपनी ज़िम्मेदारियाँ सरअंजाम दे रहा था। मगर आजकल जहांज़ेब की बहुत सी हरकतें मग़शूश हो गई थीं। अजमल साहब और जहांज़ेब के दरमियान आए दिन कलेश ही रहता था। दूसरी जानिब मरवान अपनी सरगर्मियों में मशगूल था। बज़ाहिर अजमल साहब को फ़ारिग नज़र आता, मगर इसमें केसेस पर काम था, मगर वो किसी भी नतीजे पर पहुँचने से कबल सबूत इकट्ठे करना चाहता था। आयरा को पाकिस्तान आए अभी तकरीबन 1 माह का अरसा ही हुआ था और इसने आते साथ ही अपने बाबा की फ़र्म जॉइन कर ली थी, जहाँ पहले ही बहुत से तजुर्बाकार वकील मौजूद थे और इनके अंदर काम करने का ये सुनहरी मौका था। जबकि मरवान अपने ही चक्करों में उलझा हुआ था। पहले तो वो फ़र्म चाहता, मगर अब वो वहाँ भी नहीं आता था। आजकल जहांज़ेब और अजमल साहब के दरमियान खूब इख्तिलाफ़ात हो रहे थे, क्योंकि वो आजकल जो भी काम कर रहा था, वो सब इसके बाप के अगेंस्ट जा रहे थे। वो सियासत में कुछ ज़्यादा ही नेक बनने की कोशिश कर रहा था, इस बात से बेखबर कि यहाँ जो नेक बनता है, वो जल्द मारा जाता है। "मरवान, तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मुझे मुसलसल कत्ल की धमकियाँ मिल रही हैं, मेरी जान को खतरा है।" अपने कत्ल की रात से 2 रात का वो बहुत परेशानी के आलम में बेचैनी का इज़हार कर रहा था, क्योंकि वो सियासत में आए इस गर्ज़ से था कि वो जो भी काम करेगा, वो अवाम के हक़ में इस मुल्क में बेहतर होगा। मगर दरहकीकत ये सब करने की नीयत सबसे बड़ी मुख़ालिफ़ इसे अपने बाप की जानिब से था। "भाई, आप फ़िक्र ना करें, एक काम करें, कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान से बाहर चले जाएँ," इसने मशवरा दिया। "नहीं मरवान, मैं मुँह छुपाकर भागने नहीं चाहता, मगर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुझे बाहर वालों से ज़्यादा अपनों से खतरा है।" ये अल्फ़ाज़ अलार्मिंग थे, मरवान को बहुत कुछ सोचने में मजबूर कर दिया। "मगर भाई, आप मुझे बताएँ तो सही, वो शख़्स कौन है, जो आपको धमकी लगा रहा है?" मरवान ने सवालिया अंदाज़ में पूछा। "सर-ए-फ़हरिस्त खतीब आलमगीर और इसका बाप, क्योंकि इस बार इलेक्शन में जो ओहदा मेरे पास आने वाला है, वो हर हाल में खतीब आलमगीर हड़पना चाहता है। दूसरी बात, ये हमारे मुखालिफिन हैं, ये हमें नुकसान पहुँचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं।" इससे तफ़सील बताई। और बाबा के सौ कौड़ दोस्त, जो चाहते हैं कि मैं भी बाबा की तरह सिया-सफ़ेद का फ़र्क मिटाकर इनके काले करतूत में इनका साथ दूँ।
एक बात और मरवान, आयरा की बात बेमकसद नहीं थी। इस बार वो बुरी तरह चौंका था। मतलब ये सच है कि फूफा की मौत तबई मौत हरगिज़ नहीं थी, इनका कत्ल हुआ था, जिसमें कहीं न कहीं ज़िम्मेदार हमारे वालिद साहब भी हैं। तो क्या इन्होंने कत्ल किया है? नहीं, मगर जिन लोगों ने ऐसा किया है, बाबा इनके हम निवाला हम प्याला रहे हैं और अब तो वो शायद दुनिया में भी नहीं रहे। बस पूरी कहानी समझने के लिए जहाँ-जेब के इतने ही लफ्ज़ काफ़ी थे, लेकिन इस सब के खिलाफ इनके वही हुआ था जिसका डर था। जहांज़ीब का कत्ल हो गया था और कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि खतीब आलमगीर था, जो इसे कई बार धमकी दे चुका था। मगर क्या वाक़ई ऐसा था? क्या वाक़ई जहांज़ीब की मौत इसी गोली से हुई थी जो खतीब ने चलाई थी? अदालत हमीं सबको ही इस सवाल का जवाब मतलूब था। जहांज़ीब का पोस्टमार्टम बामुश्किल हुआ था क्योंकि गोलियों से इसका चेहरा छलनी हो गया था। इसे ज़्यादा देर नहीं रखा जा सकता था। आज सालों बाद आयरा और जुम्मन ने सुल्तान महल में कदम रखा था। निशात तो बेटे के गम में पागल सी हो गई थी। लेकिन वक़्त हर ज़ख्म का मरहम है, देर-सबेर सब्र आ ही जाता है। मगर एकदम अचानक से आयरा का खतीब आलमगीर का केस लेना, ये बात काबिल तफ़्तीश थी। मगर जहांज़ीब का कत्ल एक मिस्ट्री था जिसने सबको उलझा कर रख दिया था। हाल तो फिर भैया का कातिल कौन है मरवान? क्या वाक़ई खतीब? आयरा के हलक से गुलट्टी उभर कर मधुम हुई थी। भैया, इसने कुछ ऐसा कहा था कि हैरानगी के बायस आयरा की आंखें बाहर आ गई थी। व्हाट आर यू सीरियस मरवान? आयरा को हैरत अंगेज झटका लगा था जिसने इसे हिला कर रख दिया था। दो लम्हे के लिए इसकी सोचने समझने की तमाम तर सलाहियतें मफलूज होकर रह गई थी। डैम सीरियस, बाबा ने किसी का कत्ल नहीं किया, ना भैया का ना ही तुम्हारे बाबा का। मगर हाँ, इनका जुर्म बस इतना है कि इन्होंने कत्ल की पुश्तपनाही की और कातिल से वाकफियत रखने के बावजूद खामोश है। यानी बाबा इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। इस बार आयरा सन्नाटे में आ गई। इसकी तमाम तर इन्वेस्टिगेशन बेकार हुई थी। यानी इसने सिर्फ वो देखा था जो दिखाया जा रहा था, जबकि मरवान ने जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रखी थी, इसके बारे में तो वो गुमान भी नहीं कर सकती थी। क्रूज मुसलसल पानी के बहाव संग बहता चला जा रहा था, जबकि वो खामोश हो गई थी, जैसे कहने को कुछ बाकी ही न रहा हो। वो दोनों भरपूर रात गुजार कर सुबह घर वापस लौटे थे। सच जाने के बाद आयरा का दिल अजीब खदशों का शिकार हुआ था। मगर फिर ख्याल आया कि इसका बाप मौत के मुंह तक सिर्फ इस शख्स की वजह से ही पहुंचा था। आयरा वो सोचों में गुम बैठी थी। हम इसकी आवाज़ पर चौंकी। तुम फर्म कब तक जाओगी? वो सवालिया बोला। बस कुछ देर में। क्या तुम झांसी भाई के कत्ल का केस खुद लड़ना चाह रहे हो? आयरा ने आईब्रो उठाई। इसकी ज़रूरत नहीं है। बस तुम अपनी पैकिंग रखो। कुछ दिनों में हमारी दुबई की फ्लाइट है। आयरा ने चौंक कर इसकी जानिब देखा। दुबई? मगर क्यों? हम हनीमून पर जा रहे हैं ना? इसने शरारत सूझी। आयरा ने आंखें घुमाई। इंसान बन जाओ। इसने जरा घूर कर टोका। क्यों भाई? न्यूली मैरिड कपल हैं हम। क्या हम हनीमून पर नहीं जा सकते? अब वो फुल शरारत के मूड में इसकी कमर के गिर्द हिसार कायम कर तरुखसारों पर लब रख गया था। हटो पीछे, मुझे फर्म जाना है। वह एक लम्हे में सुर्खपट्टी से पीछे धकेल गई, जिसका बुलंद-बाक कहका साकता था, जबकि वो खफगी से देखती ड्रेसिंग रूम में बंद हो गई थी। तुम दुबई किस खुशी में जा रहे हो? मरवान की इत्तला देने पर इनके माथे पर बल पड़े थे। आगे चंद दिनों में इन्होंने हल्फ लेना था और साहबजादे के सैर-सपाटे खत्म होने में नहीं आ रहे थे। एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ और ऐन मुमकिन है कि हमें वहाँ आपकी भी अशद ज़रूरत पेश आएगी। तो याद रखिएगा, वो ज़ुमानियत से गोया हुआ था, ज़रूर तुम्हारी बीवी ने कोई नया कारनामा सरअंजाम दिया होगा। इनकी नफ़रत होंस कायम थी। आयरा के कारनामे की फ़िक्र छोड़ें, फ़िलहाल आप अपने कारनामे की फ़िक्र करें, वो ज़ुमायनी लहजे में बोलता वहाँ से निकल आया था। बिस्मिल, बाप की आवाज़ पर वो चौंक कर पलटी थी। जी? कहाँ जा रही हो? इन्होंने सवालिया भवें उठाई। खतीब से मुलाकात करने। फिरदेज़ी साहब ने बेटी को घूरा। इसकी वजह? दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है। बस इसी पर अमल करने। अब क्या तकलीफ हो गई है तुम्हें? आयरा और मरवान के बेडरूम की फेक पिक्स पब्लिकली वायरल करके भी तुम्हें सुकून नहीं मिला? वो दुरुस्तगी से बोले। नहीं बाबा, अभी कहाँ, अभी तो बहुत सारे हिसाब पे बात करने हैं। आंखों में मायना खैर चमक लिए वो कमीनगी से मुस्कुराई। जो अभी करो एहतियात लाजमी है, क्योंकि मुझे सेठ अजमल की पार्टी की तरफ से ही मिल रही है। हल्फ लेने से पहले कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वो बावर करा रहे थे, वो समझ कर सर हिला गई। मरवान, ये देखो जरा, ये क्या है? आयरा टैबलेट उठाकर मरवान की जानिब आई, जो नाइट ड्रेस पहनता सोने की तैयारी में था। क्या हुआ? इसने नासमझी से देखा। ये कौन बेगैरत इंसान है यार? ये मरवान की पिक्स थी जिसमें वो बेड पर औंधे मुंह शर्टलेस पड़ा था। साइड फेस वाज़ेह था, जबकि साथ ही ये खूबसूरत सी लड़की इसके वजूद से चिपकी हुई थी। मालूम नहीं, लेकिन ये कब की तस्वीर है? और तुम्हें क्यों नहीं मालूम? इससे सवालिया पूछा। ये इस रात की तस्वीर है जिस रात तुम पर हमला हुआ था। ओह! आयरा ने भवें चलाईं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये जो कोई भी है बस इसका मकसद हम में फूट डलवाना है। इस बार वो ज़रा नागवारी से बोली। सदा शुक्र था कि पिक्चर सिर्फ़ आयरा के मोबाइल तक ही आई थी। ये काम सिर्फ़ बिस्मिल का है। वो इसका हाथ पकड़कर अपने साथ लिए बेड पर लेटता संजीदगी से बोला। अब इसे क्या मुसीबत आ गई है? वो नागवारी से बोली। यही कि इसे मैंने अपने मकसद के तहत यूज़ किया। वो तफ़सीली लहजे में बोला। मतलब? इसने सीने पर थोड़ी टिकाते सवाल किया।
मतलब ये जाना कि बिस्मिल को मैंने ये लारा दिया था कि अगर इसने खतीब के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने में मेरा साथ दिया, तो इसने इसकी बेतासुर निगाहों में देखा तो? मरवान ने मुस्कुराहट रोकी, तो ये कि मैं दुबई में वन नाइट इसका जुमला अधूरा ही था कि आयरा ने उठकर बैठते इसके सीने पर मुक्का जड़ा। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ इसका? इसने आईब्रो उठाए जो काफ़ी से घूरता सीना सहला रहा था। कुछ नहीं, वो चुड़ैल उल्टा मेरे ही गले पड़ गई और अब खतीब के साथ मिलकर मेरे ही खिलाफ साजिश कर रही है। इसने ज़रा मुँह बनाकर कहा जबकि वो मुझ गुस्से से घूर रही थी। क्यों घूर रही हो? मेरा ऐसा इरादा नहीं था। बस वैसे ही जाल में फँसाना चाह रहा था और उल्टा खुद ही जाल में फँस गया। इस बार मरवान ने मुस्कुराहट दबाई। अच्छा ना सॉरी। इसके गिरद-ए-सार कायम करता वो कमरे की लाइट्स बुझा चुका था। खतीब, ये तुम आजकल गर्देजी की बेटी के साथ ज़्यादा ही मरासिम नहीं बढ़ा रहे हो? मत भूलो वो भी मरवान सुल्तान की एक पिट्ठू रही है। इन्होंने बेटे की याद दहानी कराई। याद है मुझे बाबा, कुछ नहीं बोला। वो सर झटक खैर इस वक़्त कहाँ जा रहे हो? इसने सवालिया पूछा। एक बहुत अहम काम है जिसे पाए तकमील तक पहुँचाना था। अपने शाहने पर पड़ी शाल झटक कर वो उमर आलमगीर को सोचों में गुम देख वहाँ से निकल आया था। 2 रोज़ बाद यहाँ आपको ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते चलें कि इंसाफ पार्टी के चेयरमैन उमर आलमगीर के बेटे के खिलाफ अदालत में ज़्यादती का केस फाइल। बताया जा रहा है कि खतीब आलमगीर ने पहले उभरती हुई मॉडल को अपनी ज़्यादती का निशाना बनाया था। खतीब आलमगीर के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी। ये खबर सुनते ही जहाँ उमर साहब गुस्से से पागल हुए थे, वहीं आयरा के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल गई थी। अब मज़ा आएगा खतीब आलमगीर, तुम्हारे ऐश के दिन खत्म। इसने झट मोबाइल फ़ोन उठाकर एक नंबर डायल किया। हेलो रमीस, मेरी बात सुनें। खतीब आलमगीर के खिलाफ जिस भी लड़की ने केस सेव किया है, इसकी तमाम तर इन्फॉर्मेशन निकालें और इस लड़की को किसी भी तरह मेरे पास ले आएँ। क्योंकि एक केस मैं लड़ूँगी, दूसरी जानिब से राब्ता मुनक़ता हुआ था, जबकि इसकी निगाहें सालों पुरानी इस केस फ़ाइल पर थीं, जो इस रेप विक्टिम लड़की का केस था, जो इसके बाप की मौत के बाद खुदकुशी कर चुकी थी। मैं आपको इंसाफ ज़रूर दिलवाऊँगी बाबा। अपने बाप को याद करते इसकी आँखें भीग गई थीं। आयरा यार, क्या ज़रूरत थी अभी इस केस में हाथ डालने की? वो जो खुद सबूत इकट्ठे करने में लगा हुआ था, आयरा पर झुँझलाया। हबीब के केस में वो जिन लोगों पर हाथ डालने जा रहा था, वो बहुत खतरनाक थे। यही वजह थी कि पिछले 2 साल से वो फील्ड में होने के बावजूद पसे पर्दा इस केस की छानबीन कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो भी आयरा और जहांगीर की तरह सामने आया तो जल्द रास्ते से हटा दिया जाएगा। तुम बेफिक्र रहो, खतीब के केस के साथ हमारे ही सारे केस खत्म हो जाएंगे। इस शख्स को रिहा कराने वाली भी तो मैं थी ना, बंदर भी मैं ही करवाऊंगी। बेगैरत आदमी। आयरा को वो दिन याद आ गया जब इस शख्स ने इसकी जात को मोहरा बनाकर जहांगीर पर इल्जाम लगाया था। ओके, बेस्ट ऑफ लक। जो भी करना है ख्याल से करना। इसके माथे पर लब रखते संजीदगी से गोया हुआ। बेफ़िक्र रहो, तुम हो ना मेरे साथ, फ़्री के बॉडीगार्ड। वो ज़रा शरारत से बोली, जबकि इसने मसनूई घूरते से सीने से लगाया। व्हाट द हेल खतीब! मतलब मैं यहाँ आयरा और मरवान को अलग करने की कोशिश कर रही हूँ और तुम हो कि गुलछर्रे उड़ाने से ही फुर्सत नहीं। इसने ज़रा घूर कर कहा। ओह कम ऑन बेबी, वो 2 टके की लड़की इस काबिल ही नहीं थी कि इसे मेरी कुर्बत बख्शी जाए। वो नागवारी से बोला। और अब, जबकि तुम जानते हो कि 2 से 3 रोज़ में हल्फ उठाया जाने वाला है, तुम्हारा और तुम्हारी पार्टी का क्या इमेज रह जाएगा? इसने ताज्जुबी लहजे में कहा। तुम अपने बाप की पार्टी की फ़िक्र करो बेबी, जो अभी तक अजमल सुल्तान की चाकरी करने पर मामूर है। वो ज़रा नागवारी से बोला। उफ़! एक तो तुम्हारी खुशफ़हमी, वो नाक भवें समेटी। वैसे ज़मानत तो हो गई है ना तुम्हारी? ज़ाहिर-सी बात है इस 2 टके की लड़की की इतनी औकात है और फ़िक्र ना करो 1-2 रोज़ में खुद ही बयान भी दे देगी कि इसने दूसरों के बहकावे में आकर महज़ मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था। चलो देखते हैं, मगर तुम ज़रा सीरियस हो जाओ। तुम अपनी बचकाना हरकतें छोड़ दो। तुम्हारा टारगेट सिर्फ़ इन दोनों की बर्बादी है, जबकि मेरा टारगेट वाहिरा सुल्तान है, जिसे एक बार तो मैं अपने बिस्तर की ज़ीनत ज़रूर बनाऊँगा। ये जितनी अकड़ है ना इस लड़की में, सब देख लूँगा। वो नागवारी से फुनकारा था, जबकि बिस्मिल इसके ड्रामे देख खुद ही कोई तरकीब लड़ाने का सोचती वहां से निकल आई थी। कमरे अदालत में इस वक्त खासी गहमा-गहमी थी। आज खतीब आलमगीर पर आयद इल्ज़ाम की पहली पेशी थी। एक तरफ वकील अपनी मकसूद नशिस्तों पर बरजमान थे, तो दूसरी जानिब मुलाहिज़ीन अपनी मकसूद नशिस्तों पर बैठे जज साहब के मुंतज़िर थे और इन्हीं नशिस्तों पर बरजमान खतीब आलमगीर का आयरा को देख खून खौल गया था। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब की आवाज़ पर वो चौंके और होश में आए। मैं मौजूद अदालत का वक्त ज़ाया किए बगैर रैप विक्टिम मुनज़्ज़र जावेद की मेडिकल रिपोर्ट्स पेश करना चाहूँगी, जिससे ये बात वाज़ेह है कि इस बच्ची का रेप खतीब आलमगीर ने किया है। इसने रिपोर्ट पेश की। जज साहब, आपने रिपोर्ट देखी, मगर मैं अपने साथ वकील के में एक अहम बात आना चाहता हूँ कि मेडिकल रिपोर्ट झूठी है और इसका वाज़ेह सबूत लड़की की ये वाली मेडिकल रिपोर्ट है, जिसमें वाज़ेह लफ्ज़ों में लिखा है कि इस लड़की के बहुत से मर्दों से नाजायज़ ताल्लुकात रहे हैं। और अब ये एक इज़्ज़तदार शख्स के बेटे के पीछे थी और जब इसकी बात ना बन सकी तो इसने खतीब पर झूठा इल्ज़ाम लगाया। अलवी साहब ने कोट झटक कर तेज़ आवाज़ में कहा, जबकि आयरा ने एक तहस्सुफ़ी निगाह डाली। योर ऑनर, मैं विटनेस बॉक्स में अपनी विक्टिम को बुलाने की इजाज़त चाहूँगी। आयरा ने संजीदगी से पूछा। इजाज़त है। मुनज़्ज़र बेटे, क्या आप मौजूदा अदालत को बता सकती हैं खतीब आलमगीर ने इस रात आपका रेप क्यों किया? मुनज़्ज़र की आंखों में आंसू आ गए। मेरा नाम मुनज़्ज़र जावेद है। मैंने कुछ अरसे कबल ही शोबिज़ ज्वाइन की है।
खतीब आलमगीर ने मुझे अपने साथ एक रात गुजारने की ऑफ़र की थी, जो मैंने ठुकरा दी थी। बस इसी बात का बदला लेने के लिए इन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की। 15 अगस्त की रात को मैं शूट से वापस लौट रही थी, जब अचानक मेरी गाड़ी को 2 गाड़ियों ने अपने घेरे में लिया और ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए और फिर अपने फ़ार्म हाउस पर। वो इतना कहती भपक कर रो पड़ी। मेरी मौजिद अदालत से यही दरख़्वास्त है कि मुझे खतीब को जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाए और इनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए। वो इतना कहकर अपनी नशिस्त पर वापस बैठ गई। हाँ, हाँ, स्टोरी अच्छी थी मिस मुनव्वर जावेद, मगर यहाँ आपको खतीब साहब पर रेप का नहीं बल्कि गैंग रेप का इल्ज़ाम लगाना चाहिए था, क्योंकि आपकी बॉडी से तो एक नहीं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, आयरा एकदम चिल्लाई थी। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड, एतराज़ मुस्तरद हुआ था। दोनों मेडिकल रिपोर्ट्स एक ही अस्पताल की हैं, जिससे बात वाज़ेह होती है कि दोनों ही रिपोर्ट्स का दुरुस्त होना मुमकिन नहीं। ये बात अदालत की कार्रवाई अगले माह की 10 तारीख तक मुलतवी करते पुलिस डिपार्टमेंट को दुरुस्त मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश करने का हुक्म सुनाती है। और खतीब आलमगीर को इस बात का पाबंद करती है कि केस की कार्रवाई चलने तक कोई ये शहर या मुल्क छोड़कर बाहर नहीं जा सके। अदालत बर्खास्त। जज ने केस की नई तारीख सुनाते कार्रवाई मुकम्मल कर दी थी, जबकि आयरा मुनज़्ज़ा को तसल्ली देती अपने पेपर्स उठाती बाहर निकलने लगी थी, जबकि खतीब और उमर साहब मीडिया के घेरे में खड़े थे। मरवान, वो जो सोफा कम बेड पर पैर पसार कर लेटा हबीब साहब का केस स्टडी कर रहा था, इसकी आवाज़ पर चौंका। बाबा के केस के लिए तुम्हें कुछ अहम सबूत मिले थे, तुम वो मुझे कब दोगे? फिलहाल नहीं, क्योंकि जो सबूत मुझे मिले हैं, इनमें कितनी सच्चाई है सिर्फ बाबा बता सकते हैं। मैं सिर्फ एक ही बात सोचने पर मजबूर हूँ कि ऐसा शख्स जिसको हमारे 5 साल कर्ज बीत गया है, वो ज़िंदा कैसे हो सकता है? इस बार आयरा चौंकी। मतलब? मतलब ये कि केस को जितना सुलझाने की कोशिश करता हूँ, ये इतना ही उलझ जाता है। इतना तो मुझे मालूम है कि बाबा के मास्टरमाइंड के पीछे कोई और है, मगर झांसे भाई ने मुझे जिस शख्स से बताया था, वो 5 साल पहले मर चुका। सारे सबूत इर्द-शेर लगारी के खिलाफ हैं, मगर हम ये बात अदालत में साबित कैसे करेंगे कि वो शख्स ज़िंदा है, और अगर ज़िंदा भी है, तो इस वक़्त कहाँ है? आयरा ने ज़रा अचंभे से देखा था। तुम्हारा मतलब है ये वही शख्स है जिसने पहले बाबा को ऑफिस में जहर दिलवा कर कत्ल करवाया, फिर जहांजेब भाई को? मगर ये मरा नहीं, जिंदा है। मुझे नहीं मालूम कि वाकई ऐसा भी है भी या नहीं, मगर फूफा का पोस्टमार्टम ना होने देना बाबा का कसूर था, और जहांजेब भाई पर जानलेवा हमला भी बाबा की जानिब से हुआ था। मगर बाबा का इरादा कत्ल का नहीं था, वो सिर्फ भाई को धमकाना चाहते थे। मास्टरमाइंड जो कोई भी था, मगर इस सब में बाबा बराबर के कसूरवार हैं, इसने ट्रांस में कहा। मगर इस रोड शिप में तो तुमने कहा था कि मामू बेकसूर हैं। एक आखिरी उम्मीद की किरण सी नजर आई थी, जो मेरे बाप को बेगुनाह साबित कर सकती थी, मगर दर हकीकत ऐसा नहीं हुआ। वो तल्खी से बोला, तुम टेंशन नहीं लो मरवान, सब ठीक हो जाएगा, हम जरूर कामयाब होंगे। इसका हाथ थाम कर दिलासा देती वो नर्म लहजे में बोली, तो वो हौले से मुस्कुरा दिया। इंशाल्लाह। बाबा, क्या आपको ज़रा एहसास नहीं कि आप अपनी खुदगर्जी में क्या कुछ कमा चुके हैं? वो आज हल्क उठाकर खुशी-खुशी वापस लौटे थे। बिलाखिर वो इस बार वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर बैठने में कामयाब हो ही गए थे, जिसके लिए इन्होंने सालों पापड़ बेले थे। क्या चाहते हो तुम? इन्होंने नागवारी से बेटे को घूरा, जबकि आयरा खामोश खड़ी थी। मैं चाहता हूँ कि आप अपने सारे गुनाह खुद ही कबूल कर लें, वगरना मुझे मजबूरन इंतहाई कदम उठाना होगा। वो सपाट लहजे में बोला, जब तुम्हें जो करना है तुम बसत शौक करो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर हाँ, अगर तुम्हारे मेरे गिरबान तक आए, तो याद रखना मरवान, मैं तुम्हारे बेटे होने का लिहाज़ नहीं करूँगा। वो दुरुस्तगी से बोलते अपने कमरे की जानिब बढ़े थे, जबकि वो गुस्से से लबरेज घर से बाहर की जानिब गया था। मरवान, मेरी बात तो सुनो। आयरा इसके ताक़ुब में गई थी। मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी, फ़िलहाल मैं अकेले रहना चाहता हूँ, प्लीज़। वो तेज़ लहजे में बोलता वहाँ से वॉक आउट कर गया, जबकि वो पीछे खामोश खड़ी रह गई थी। वो इस वक़्त सिया रंग पैन कोट में मलबूस, सर पर स्कार्फ़ लपेटे, सुप्रीम कोर्ट में एक केस की पेशी भुगता कर बाहर निकली ही थी कि इसका टकराव खतीब आलमगीर से हो गया था, जो आँखों पर से ग्लासेस उतार कर मुस्कुराते लहजे में नज़दीक आया था। कैसी हैं बैरिस्टर साहिबा? वो मुस्कुराता लहजा आयरा के तन-बदन में आग लगाने के लिए काफ़ी था। आपसे मतलब? इसने नागवारी से कहा। मतलब तो सारे हम तक ही आते हैं। इसने इसकी खुशफ़हमी दूर की। बकवास बंद करो और अपनी औकात में रहो, वो तेज़ लहजे में गुर्राए। खैर, मुझे बस इतना कहना था कि इस लड़की का केस छोड़ दो, वक़्त घूम कर चला आया है। हबीब इलाही के सामने भी एक रेप विक्टिम थी, और आज इनकी बेटी के मुकाबिल भी। और दोनों बार मुकाबिल घटिया लोग थे। मैं ये केस इतनी आसानी से नहीं छोड़ूँगी, ये सिर्फ़ तुम्हारी भूल है, बेफ़िक्र रहो। इस बार तुम्हें फांसी के फंदे पर चढ़ाए बगैर सुकून से नहीं रहूँगी। इसके लहजे में नागिन सी फुनकार थी। तुम अभी जानती नहीं हो प्यारी लड़की, कि तुम्हारा वास्ता किस राह चलते चोर उचक्कों से नहीं बल्कि खतीब आलमगीर से पड़ा है। वो आंखों में सर्दगी लिए दुरुस्त लहजे में बोलता, इस्तेज़ाइया मुस्कुराया। अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलती वो मुस्कुरा कर पलटी थी। मेरे ख़्याल से मेरा वास्ता किसी नेक, ईमानदार इंसान से कभी भी हरगिज़ नहीं पड़ा। हाँ, बस फ़र्क इतना है कि इस बार मेरा पाला पाला ख़ानदानी चोरों उचक्कों से पड़ा है, जो अपने पेशे से बहुत ईमानदार हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे हराने के लिए एड़ी चोटी का ज़ोर लगा देंगे, मगर याद रखिएगा, जितना आप अपने ख़ानदानी पेशे से लगाव रखते हैं, इससे कहीं ज़्यादा मैं अपने वतन से मुख़लिस हूँ। वो तंज़िया मुस्कुराहट पास करती इसके तन-बदन में आग लगा गई, चेहरा लहू रंग हो रहा था। काला कोट बहुत पछताओगी।
तुम्हारे इस प्यारे वतन ने अगर इसी अदालत में तुम्हारे कत्ल को खुदकुशी कहकर फाइल रद्दी का ढेर ना बना दिया, जो कुत्ते की सजा वो मेरी सजा। वो गुस्से से सुर पड़ता सख्त लहजे में दहाड़ा था। धमकी दे रहे हो खतीब साहब? ऐसे केस हारा हुआ घोड़ा हंकार के सिवा कर भी क्या सकता है? इसकी गहरी मुस्कुराहट ने जलती हुई तेल का काम किया था। बकवास बंद करो लड़की, वरना ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे मुस्तकबिल के रोशन उजाले को तुम्हारी नसीब का तारीख अंधेरा बना दूं। इसने जब से जबड़े पीछे ठंडे हो जाएं और कद से ऊंचे मुकालबे बोलने से इससे नाप कीजिए। आसमान का थूका मुंह पर ही गिरता है। वो दोनों पार्किंग एरिया में खड़े एक दूसरे को आंखों में आंखें डाले चैलेंजिंग अंदाज में घूर रहे थे, जब भी कोई ट्रैफिक पुलिस कार नजदीक आया। मैडम, पार्किंग की पर्ची। इसने मुकाबिल खड़ी हस्ती पर निगाह डाले बगैर बोलने पर खुद को जी भर कर कोसा था। इसकी जानिब इसकी पूछ थी, इसलिए वो देखने से काजी रहा। सर, इनसे ले लीजिए, ये है खतीब आलमगीर साहब। इसके असिस्ट की जद्दी पुश्ती करती धरता। वो दूसरे लफ्जों में खानदानी चोर उचक्के और बहुत पैसे वाले हैं। ये इनका और इनके खानदान सालों से हमें और आपको लूट रहे हैं। आज मेरी तरफ से पेशेवराना खानदानी लैंडलॉर्ड ग्रैंड करेंगे। वो ज़ाहिर मुस्कुराती इसके तन बदन में आग लगाती अपनी गाड़ी भगा ले गई। आउट गुस्से से करता चेहरा लिए वो आंखें पर ग्लासेस चढ़ाता ब्लैक करोला में बैठता वहां से वॉक आउट कर गया। क्या हाल है अजमल साहब? मुबारक हो, बिलाखिर अपना मकसद हासिल करने में कामयाब हो ही गए तुम। कोई शनास आवाज़ थी जो जमातों से टकराई। कैसे याद किया? इन्होंने सवालिया लबो लहजे में बात पुरस की। याद तो आपकी हर लम्हे ही रहती है, वैसे हम भी अपने वफादारों को जल्दी नहीं भूलते। वो इस्तेज़ाइया लबो लहजे में बोले। तो आज कैसे याद आ गई? इस बार फिर से हमारे काम में मुदाखलत करने वाली हस्ती तुम्हारे घर की है अजमल सुल्तान। आखिर तुम्हें छोड़कर इन सबको ईमानदारी का भूत क्यों सवार है? पहले तुम्हारा दोस्त, फिर बेटा, और अब बहू मुकाबिल आ रही है। अजमल साहब की पेशानी पर पसीना सा चमका था। आप इसकी फिक्र ना करें, वो नादान है। अजमल ने बात संभाली। इतनी नादान है कि एक मरे हुए आदमी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अजमल को अचंभा सा हुआ। अब तक तो वो सिर्फ तुम्हें अपने बाप का कातिल समझती थी, मगर अब इसके हाथ सीधे सीधे हमारे गिरेबान तक आ रहे हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है अजमल सुल्तान, वो मायना खैर से बोला था। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सारे सबूत मिटा दिए थे। मेरे या फिर आपके खिलाफ ऐसे कोई सबूत नहीं मिलेगा, और फिक्र ना करें, वो मेरे कब्जे में है। मेरे बेटे के निकाह में है। ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगी। अजमल ने इन्हें राम करना चाहा। ना ना अजमल, जवान खून है, हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे हबीब का खून गर्म था जहांजेब का, और अब तुम्हारी बहू का। मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम्हारी भांजी हमारी सालों की मेहनत पर पानी फेर दे। सालों की मेहनत है, बेहतर है कि जितना जल्दी हो सके इसे पार लगा दो, वरना इस मैदान में अगर खेल हमारा नहीं रहा तो खेलने तो हम तुम्हें भी नहीं देंगे। तो जो भी शख्स तंबी लहजे में बोलता अजमल को नई परेशानियों से दो चार कर गया था। इस वक्त शाम के 6 बज रहे थे। अरब फर्म से वापस लौटी थी। फिर कुछ जरूरी काम याद आने पर वो मरवान को इतला करती रात के खाने के बाद घर से निकल गई थी, और फिर कुछ देर बाद वापस आ गई थी, जबकि वो मरवान न जाने किन अहम कामों में मसरूफ था। वो रात गए घर लौटा था और सीधा अपने रूम में आया था, मगर वहां हरा की अदम मौजूदगी महसूस कर इसे अजीब लगा। इतनी रात को वो कभी कमरे से बाहर नहीं रहती थी। अल्लाह जाने चुड़ैलों की तरह आधी रात को कहाँ गश्त करती है ये लड़की। इसका दिमाग भिन्न ही तो होकर रह गया था। इसका नंबर डायल किया, मगर नंबर ऑफ। फिर वो कमरे से निकलता इसकी तलाश में 15 मिनट में सुल्तान महल का एक एक चप्पा छान चुका था। फिर वो भाग कर सर्वेंट्स क्वार्टर में गया था। मैडम कहाँ है? आपके सवाल पर सबको हैरत अंगेज झटका लगा। अपने रूम में होंगी सर, वो हवन्नक हुए। रूम क्या, वो पूरे घर में नहीं है। इसलिए तो तुमसे पूछ रहा हूँ, कहाँ है वो? मरवान दुरुस्त लहजे में चिंगाड़ा था। सर, मैडम घर आते ही अंदर चली गई थी, अब हमें नहीं मालूम कि वो कहाँ है। वो लब दांतों में दबाए दुरुस्तगी से बोले। तुम सबको तो मैं बाद में देखता हूँ। वो उल्टे कदमों घर में वापस गया और अपने कमरे में पहुंचते ही लैपटॉप पर घर की सीसीटीवी फुटेज निकाली थी। बेडरूम के अलावा घर में हर जगह कैमरा नष्ट था। आयरा रूम में मौजूद थी। कुछ देर के लिए वो कोई कॉल सुनने के लिए बालकनी में गई, और फिर शायद सिग्नल्स के इशू के बाईस रूम से बाहर, और फिर रूम में वापस नहीं आई। परवान ने तेजी से दूसरी सीसीटीवी फुटेज निकाली थी, मगर वहां की कोई भी रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं थी। वो जो कोई भी था, इसने बहुत चालाकी से काम किया था। शिट! आयरा किडनैप हुई थी, और इसकी और गार्ड्स की नाक के नीचे से कोई घर से किडनैप करा कर ले गया था, और वो कुछ नहीं कर सका था। इस वक्त शदीद तैश में वो दौड़ता हुआ अपने बाप के कमरे की जानिब पड़ा था। आयरा का कुछ पता चला? वो दौड़ कर बाहर आया था। नहीं सर, गार्ड्स मौजिब से सर झुका गए। तो फिर जमीन खा गई या आसमान निकल गया? आखिर गई कहाँ वो दुरुस्ती से दहाड़ा। आखिर किसकी इतनी जुर्रत हुई कि इसने मरवान सुल्तान की इज्जत पर बुरी निगाह डालने की कोशिश की? वो हद दर्जा तैश के आलम में गुर्राया था। आसिम, मुझे अगले 1 घंटे में अपनी बीवी हर हाल में चाहिए। इसे ढूंढो, और अगर इसे तलाश करने के लिए ये शहर क्या, अगर पूरे मुल्क भी बंद करवाना पड़े तो करवा दो। जाओ ढूंढो इसे, जाकर इस शहर का चप्पा चप्पा तलाश करो। मुझे अपनी बीवी हर हालत में जिंदा सलामत चाहिए, वगरना अपनी मौत के लिए तैयार रहना। वो तेजी से सर हिलाते बाहर को भागे थे, जबकि मरवान की एक कॉल पर शहर में हाई अलर्ट जारी हो गया था। हर जगह नाकाबंदी नाफिज हो गई थी, मगर आयरा का अब तक कोई सुराग नहीं लगा था। सरप्राइज सरप्राइज! वो नींद तारीकी में डूबे कमरे में दाखिल होता मुकाबिल हस्ती को मुकम्मल बेबस देख तंजिया अंदाज में कहकर लगा कि जिसको एक लम्हे को अपनी बिनाई पर यकीन नहीं आया था।
तो ये फड़फड़ाती चिड़िया कैद में आकर कैसा महसूस कर रही है? वो इसका चेहरा थोड़ी सी थाम कर ऊपर को उठाता कनीनी से मुस्कुराया था। साथ ही मुंह पर लगा टेप एक झटके से उतारा था। दरअसल खता नहीं और असल से खता नहीं और कम असल से वफा नहीं। तुमने साबित कर दिया खतीब आलमगीर कि तुम एक कम नस्ल बाप की बगैरत औलाद हो। लफ्ज़ों को आज़ादी मिलते ही कुर्सी पर बंधे बैठी रस्सियों में जकड़ी आयरा ज़ख्मी शेरनी की मानंद गुर्राई थी। हा हा, घायल चिड़िया, रस्सी जल गई मगर बल अभी तक नहीं गया। अच्छा है, वैसे आप पर ये तनतना जचता है। वो घुटनों के बल बैठता इस्तेज़ाइया मुस्कुराया। जो पहले ही घायल हो, उन्हें तुम्हारी ये चोट क्या नुकसान पहुँचाएगी? डरो इस वक़्त जब तुम्हारी लगामें वहाँ से खींची जाएँगी जहाँ से रिहाई मुमकिन नहीं। इसके लहज़े में कर बयां था। हाय! जितना फड़फड़ाना है फड़फड़ा लो क्योंकि ज़ख्मी परों के साथ ऊँची उड़ान का तुम्हारा ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा। वो इसकी बेबसी पर मुस्कुराया। ये तुम्हारी भूल है, ये पंख अगर कट भी जाएँ तो तुम्हें बर्बाद किए बगैर तो कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। इसके लहज़े में मज़बूत पर इसके दाँत देने वाले अंदाज़ से भवें उचकाईं। बैरिस्टर साहिबा, पंछी जब कैद में आ जाए तो वो पंछी नहीं बल्कि पालतू बन जाता है। आयरन ने अपनी जानिब बढ़ते गलीज़ हाथों पर भरपूर अंदाज़ में मज़ाहमत की। भूल है तुम्हारी। एक बार मरवान सुल्तान को यहाँ पहुँच जाने दो, फिर वो तुम्हें बताएगा कि आखिर कैद में हूँ या तुम। वो नागवारी से गुर्राई। चलो कोई नहीं, चला लो ज़बान, तुम्हारा हक बनता है। वो थरथराते मोबाइल की जानिब मुतवज्जह हुआ, वहाँ से निकल कर ज़रा साइड पर आया। बाबा आयरा कहाँ है? इसने आधी रात को लिहाज़ किए बगैर ही अजमल साहब के कमरे का दरवाज़ा बजा डाला था। क्या हो गया है? दिमाग खराब है तुम्हारा? वो सख्त लहजे में गुर्राया। आयरा कहाँ है? मुझे बताएँ, क्या किया है आपने इसके साथ? वो शदीद ज़ब्त का मुज़ाहिरा कर रहा था। मरवान, ये क्या तरीका है बाप से बात करने का? निशात लम्हों में खफ़ा हुई। मम्मा आप पूछें इनसे, कहाँ है आयरा? वो बेडरूम से गायब हुई है। आखिर इतनी जुर्रत किसकी हो गई कि वो हमारे घर में घुसकर हमारी इज़्ज़त को ले जाए और हमें कानो-कान खबर तक ना हो? वो इस वक़्त गुस्से से पागल हो रहा था। अजमल साहब, खुदा का वास्ता है आपको कह दें कि इस बार इस सब में आपका कोई हाथ नहीं है। निषाद के लहजे में ताज्जुब तराया था। तुम लोगों को ये क्यों लगता है कि हमेशा मैं ही गलत हूँ? अपनी हथकड़ियाँ क्यों नज़र नहीं आती? जब किसी के गिरेबान पर हाथ डालोगे तो सुकून से तो तुम भी नहीं रह सकते। ये कैसे भूल जाते हो तुम लोग? वो शदीद इज़्तिराबियत के आलम में दहाड़े थे। बाबा प्लीज़, अल्लाह का वास्ता है आपको बता दें कहाँ है आयरा? आई स्वेयर मैं हर मामले से हाथ हटा लूँगा, मगर अगर आयरा को कुछ हो गया ना तो इस बार माफ़ नहीं करूँगा आपको। इसके लहजे में बेबसी वाज़िह थी। अच्छा और बताओ, और क्या-क्या खराफात भरी है तुम्हारे ज़हन में तुम्हारी बीवी ने? बोलो, क्या किया है मैंने? वो सख्त लहजे में गुर्राए थे। क्यों? जिन लोगों ने हबीब अंकल का कत्ल किया, क्या आपने इन लोगों की पुष्टपनाही नहीं की? अपने काले करतूत छुपाने के लिए अंकल के कातिल के साथ ही ज़ुमर फुप्पो को बाँधने की कोशिश नहीं की? और जब आपका पेट इस सब से नहीं भरा, तो आपने अपने ही बेटे को कत्ल करा दिया। क्यों? आखिर ऐसा क्यों किया आपने? कोई बाप शोहरत और सल्तनत हासिल करने के लिए नशे में इतना अंधा हो सकता है? कैसे हो सकता है? आखिर कैसे बाबा, कैसे? वो शदीद दुःख के आलम में चिल्लाया था। निशात का हाथ दिल पर पड़ा था। अजमल, ये झूठ है ना? कह दें झूठ है। आप इतना नहीं गिर सकते। नहीं, निशात ने एकदम दरवाज़े का सहारा लेकर खुद को सँभाला था। पागल हो गए मरवान, क्या बकवास कर रहे हो? वो शिद्दत जज़्बात से गुर्राए थे। क्या गलत कह रहा हूँ? सब सच कह रहा हूँ। आपके खिलाफ एक-एक सबूत है मेरे पास। अगर चाहूँ तो अभी आपके खिलाफ केस फाइल कर सकता हूँ। क्या कर लेंगे आप? एक बेटे को तो मौत के घाट उतार दिया तो दूसरे को भी जान से मरवाएँगे। आज वो सारे लिहाज़ भूल गया था जबकि निशात शिद्दतों से रोती पीछे गिरने को थी जिन्हें मरवान ने आगे बढ़कर जल्दी से थामा था। मामा मामा आगे खोलें प्लीज़। अजमल साहब जो सत्ते में चले गए थे एकदम होश में लौटे थे। डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। निशात की बिगड़ी हालत देख खुद भी बौखला गए थे। जो नीम बेहोशी की हालत में जहांज़ेब का नाम पुकार रही थी। मुझे जाने दो यहाँ से वरना बहुत पछताओगे। आयरा ने चिंगारते हुए लहजे में बाज़ रखना चाहा। हा हा हा, क्यों बेबी? एक ही दिन में सारी हवा निकल गई। कहाँ गया तुम्हारा वो दीवाना शौहर जो हरदम तुम्हारी मोहब्बत का दम भरता था? वो तंज़ाई लहजे में फुनकारा था। सब्र करो, वो आता ही होगा, फिर पूछूँगी तुम जैसे बुज़दिल इंसान से कि अब बताओ तुम कहाँ छुपे गए? औरत पर अपनी मर्दानगी दिखाकर खुद को बहादुर समझते हो तुम? वो हमेशा की तरह मज़बूत लहजे में दहाड़ी थी। खतीब इस इमोशनल ब्लैकमेलिंग पर खबासत से मुस्कुराया। वो नहीं आएगा स्वीटहार्ट, अफ़सोस है कि तुम्हारी सारी इल्तिजाएँ बेकार जाएँगी। किसी नस्वानी आवाज़ पर बुरी तरह चौंकी थी। हेलो आयरा बेबी, कैसी हो? मुकाबिल आधे से सवालिया अंदाज में पूछा था। तुम? वो बिस्मिल थी। ओह! तो 2 चीप लोग एक पेज पर आ गए हैं। वो तंज़िया मुस्कुराई थी। क्या करें, 2 मोहब्बत करने वालों को तोड़ने के लिए 2 बुरे लोगों का मिलना तो बहुत ज़रूरी होता है। बिस्मिल कर डेज़ी कमीनगी से मुस्कुराई थी। चलो कोई नहीं, आज सब अपनी औकात दिखा दो ताकि दिल में कोई हसरत ना रहे, क्योंकि ख़ानदानी लोगों का वक़्त बदलता है, म्यार नहीं। बदनस्लों की किस्मत बदलती है, औकात नहीं। और तुम दोनों हमें अपना असल दिखा चुके हैं। वो इस्तेज़ाइया लबो लहज़े में बोली। खतीब डार्लिंग, आयरा बीबी को खोल दो, सदमा दिमाग पर लग गया है। ऐसा ना हो कि मरवान सुल्तान के आने तक ही मरमरा जाए। वो तो इस लहजे में गोया हुई थी। चलो खोल देते हैं, ये भी क्या याद करेगी। खतीब ने इसकी जानिब कदम बढ़ाते हाथ खोल दिए थे, जबकि कमर के गिर्द अब तक रस्सियां बंधी हुई थी। चलो खतीब, तुम आयरा बीवी के साथ एंजॉय करो और
और मेक श्योर करो कि मरवान सुल्तान के आने तक इनकी सारी अकड़ लाज़मी निकल जाए। वो नफ़रत-आमीज़ लहज़े में बोलती वहाँ से निकल आई थी। जबकि वो कहका लगा के आयरा को खौफ़-सा महसूस हुआ था। इसने शिद्दत से अपने रब को पुकारा था, जबकि खतीब इसके नज़दीक से नज़दीक आ रहा था। मुझसे दूर रहो खतीब, अगर मरवान को खबर हो गई तो वो तुम्हें ज़िंदा दरगोर कर देगा। इसने इसे बाज़ रखना चाहा था। ओह रियली? मैं तो डर गया। वो कमीनगी से मुस्कुराया, साथ ही शर्ट के 2 फ्री बटन खोल दिए थे जिससे इसका बरहना सीना वाज़ेह हुआ था। दिल तो चाह रहा था कि इस बंदूक की सारी गोलियाँ तुम्हारे सीने में उतार दूँ, मगर स्वीट हार्ट मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं कुछ ऐसा करूँगा कि तुम ज़िंदा रहते हुए हमेशा के लिए मर जाओ। और फिर अपनी इस लंबी ज़बान की गौर अफ़शाइयों पर हमेशा अफ़सोस ही करती रह जाओ। वो इंतहाई नागवारियत से बोलता आयरा को सिसकने पर मजबूर कर गया। प्लीज़ दूर रहो मुझसे, डरो अल्लाह से। वो दुआइया लहज़े में बोली, जबकि मुकाबिल पर शैतानियत सवार थी। डर भी जाएँगे आयरा बीबी, मगर पहले आपको तो ज़रा दें। दुपट्टा इसका ना जाने कहाँ गिर गया था, जबकि वो साई टकी बंदूक कमर पर आस्था आयरा के बाल शिद्दत से मुट्ठी में जकड़ गया। बेसाख्ता ही आयरा की दिलसोज चीखें बुलंद हुई थी। इसने शिद्दत से अपने रब को पुकारा था। कहाँ जा रहे हो मरवान? निशात हूँ बेहोश थी जब अजमल साहब की पुकार पर वो ठहर गया। आयरा को लेने दिमाग ने काम किया। एहसास हुआ कि इसके लिए आयरा तक पहुंचना कोई मुश्किल नहीं था। क्या तुम जानते हो वो कहाँ है? वो हैरान हुए। जी, मगर दुआ कीजिएगा इस सब के पीछे आपका हाथ ना हो बाबा, वरना इस बार मैं आपको माफ नहीं करूंगा। वो ताज्जुबी लहजे में बोलकर वहां से निकल गया। सर पर खून सवार था। छोड़ो मुझे मरवान, बचाओ प्लीज़ हेल्प! अपने वजूद पर खतीब के गलीज़ हाथों का लम्स महसूस कर वो बुरी तरह से मदद के लिए चिल्लाई थी। जो इसके दोनों हाथ काबू करता गर्दन पर झुकता अपने दाँत काट चुका था। वो अज़ियत की इंतहा को चूती बुरी तरीके से रोई थी। छोड़ो मुझे प्लीज़ छोड़ दो। मरवान, इस बार वो भरपूर अंदाज में मज़ाहमत करती हाथ-पाँव चलाती कुर्सी समेत नीचे गिर पड़ी थी। बेवकूफ़ लड़की, इस पर जैसे हैवान सवार हुआ था और बगैर किसी चीज़ की परवाह किए इसकी गर्दन पर झुकता एक बार फिर जुल्म बर्बरियत की इंतहा कर गया। वो मदहोश होने लगा था। इस बार वो इसे रस्सियों से आज़ाद करता कुर्सी से उठाकर ज़मीन पर पटक चुका था। छोड़ो मुझे, वो जितना शिद्दत से चीख सकती थी, चीख रही थी, जबकि वो इसकी कमीज़ का गिरेबान चाक करता वहशी अंदाज में झुका था। इसके हाथ वो पहले ही आज़ाद कर चुका था। फड़फड़ाते पाँवों को अपने पाँव से लॉक कर चुका था। इसे हाथों से पीछे धकेलती, रोती सिसकती आयरा में ना जाने कहाँ से हिम्मत आई थी कि अपनी गर्दन पर झुके खतीब को ज़ोरदार अंदाज में पीछे धकेलती तेज़ी से उठकर बैठी थी। वो लड़खड़ा गया जब खतीब की कमर पर लगी बंदूक इसके पाँव में आ गई थी। आयरा ने एक नज़र लड़खड़ाते गिरते खतीब को देख एक लम्हे से भी पहले झुककर गन उठाई थी और सीधी खतीब पर तान दी। इस वक्त इसे अपनी हालत का भी होश नहीं था। एक खौफ सता रही था, अपनी इज्जत महफूज रखने की कोशिश की। खबरदार जो मेरे करीब आए। वो खौफजदा सी कदम 2 कदम पीछे हुई। आए नीचे फेंक नीचे फेंक इसको। खतीब ने कदम बढ़ाए। आयरा ने निशाना लेकर इसके पाँव पर गोली चलाई थी। खतीब ने लड़खड़ाकर दीवार का सहारा लिया था। दूर रहो मुझसे। वो मज़ीद 2 कदम दूर होती इसके दूसरे पाँव पर भी गोली मार चुकी थी। आह! कुत्ती! आयरा का निशाना इतना पक्का था, ये बात तो इसकी वहमो-गुमान में भी नहीं थी। जब भी वहाँ करीब से कदमों की आहट महसूस हुई थी, आयरा ने जल्दी से एक हाथ से अपने गिरेबान थाम कर खुद को कवर किया, मगर दूसरे कँपकँपाते हाथ से वो अब तक खतीब पर पिस्टल तान कर खड़ी थी। साली इधर आ! खतीब मेरे करीब मत आना वरना गोली मार दूँगी। वो वहशत से चिल्लाई, साथ ही फायर खोल दिया था। मरवान पुलिस की हमराही में इस जानिब से आवाज़ें महसूस कर भाग कर आया था। वहाँ का मंज़र देख इसका खून खौल गया था, मगर इससे कबल कि आयरा खतीब के गंदे खून से अपने हाथ रंगती, वो इसे पीछे धकेल गया। आयरा के कँपकँपाते हाथों से गोली चली थी और मरवान का बाजू चीर गई थी। मरवान वो रोती मुस्कुराती कैफियत में भागकर इसकी सिमट आई, जैसे किसी मेले में बिछड़ा कोई बच्चा किसी अपने को देख दीवाना वार भाग पड़ता है। इसने ज़ख्मी बाजुओं से इसे अपने हिसार में लेते सीने से लगाया। बाकी सबकी नज़रों से महफूफ रखा था, जो बुरी तरह लरज़ती से गिर्द हिसार बाँध गई थी। मरवान मैं तुम्हें गोली इसका भल-भल बहता खून देखो कड़कड़ाते लहजे में बामुश्किल बोल रही थी। शीश दर्द से लायक कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ। एक हाथ से अपनी जैकेट उतार कर अपने वजूद का हिस्सा बनी आयरा के सीने पर फैलाई, जबकि इसकी गर्दन पर बड़े निशानात इसकी हुई ज्यादती का चीख-चीख कर बता दे रहे थे। वो गुस्सा ज़ब्त कर गया। अरेस्ट करो इसे। एसएसपी सैयद आलम की आवाज़ पर वो दोनों चौंके। ठहर जाओ एसपी। खतीब जो बहुत दिक्कत और परेशानी के साथ खड़े होने में कोशा था, मरवान के थप्पड़ और सख्त पहाड़ पर लड़खड़ा गया। मरवान की आवाज़ पर सैयद चौंका, साथ ही शायद से सब पुलिस वालों को वहाँ से चलता किया। आयरा की हालत देख वो खुद ही निगाहें झुका गया था। जिस लड़की को इसने हमेशा कॉन्फिडेंट देखा था, इस वक्त मरवान के सीने से लगी बुरी तरह काँप रही थी। तुमसे दुश्मनी अपनी जगह खतीब आलम की, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम्हारा कत्ल मेरे हाथों से होगा। आयरा ने खौफ से झपके हुसैन ने चौंक कर इसे जानिब देखा। इसको खून से अपने हाथ रखने की ज़रूरत नहीं है मरवान सुल्तान। हुसैन ने संजीदगी से कहा, वहाँ सिर्फ मरवान, आयरा, खतीब और हुसैन थे। मरवान नहीं। आयरा ने खौफ से इसकी जानिब देखा, जो बंदूक उठाकर इस पर तान चुका था। मरवान होश के नाखून लो। भाभी बिल्कुल ठीक है। इससे मैं अपने तरीके से निपटा लूँगा। हुसैन ने इसके कंधे पर हाथ रखा। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की, और बीवी को हाथ लगाने वाले को मैं आसानी से छोड़ दूँ नहीं। इतना बेगैरत नहीं हूँ मैं कि कोई मेरी इज़्ज़त पर हाथ डाले और मैं इसे ज़िंदा छोड़ दूँ। नालत फिर मेरे मर्द होने पर। मरवान ने कहते साथ ही इसके हाथ पर 2 फायर किए थे। आह! खतीब!
खतीब और आयरा की चीख एक साथ बुलंद हुई थी, जबकि इसका ज़ख्मी हाथ बुरी तरह से लड़खड़ाया था। मरवान नहीं, उसैद और आयरा साथ ही चीखे थे, "इसे अभी अगर ज़िंदा छोड़ दिया तो इसका बाप इसे कभी सज़ा नहीं होने देगा और मेरी बीवी की जानिब मैली निगाह से देखने की सज़ा सिर्फ़ मौत है।" मरवान ने कहते साथ ही 4 गोलियाँ इसके सीने में उतार दी थीं। मरवान, ये क्या कर दिया? आयरा को खौफ़ आया था, वो अपने हाथ इसके कंधे खून से रंग चुका था, सिर्फ़ इसकी खातिर। "तुम भाभी को लेकर जाओ यहाँ से।" मुसैद के कहने पर वो रोती चीखती आयरा को ज़बरदस्ती अपने साथ घसीटता हुआ बाहर लाया था, जबकि इसका गम अब इतनी तकलीफ़ दे रहा था कि बस लग रहा था कि वो कहीं गिर जाएगा। मगर इसे अभी आयरा की खातिर खुद को सँभालना था। 2 दिन बाद 2 माह कबल एक बाजू में गोली लगी थी जो अब तक मुकम्मल ठीक नहीं हुआ था, अब दूसरे बाजू में लग जाना। सदा शुक्र था कि इस बार भी गोली सिर्फ़ छूती हुई गुज़री थी। आयरा कहाँ है? आज 2 दिन होने को आए थे, मगर वो जब से आई थी इसके सामने नहीं आ रही थी। रात को वो जब कमरे में आती थी, जब वो दवाओं के ज़ेर असर गहरी नींद में होता था और सुबह इसके जागने से कभी ख्वाबगह से फरार हो जाती। वो नीचे जाता तो मालूम होता वो इलाही हाउस गई हुई है। वो रोज़ की इस आंख मचोली पर वो बुरी तरह से दब गया था। सर, मैडम तो अपने घर गई हैं। किसकी इजाज़त से? ये जान तो है भी कि वहाँ इसी जान को खतरा है। वो इसका गुरेज़ बाखूबी समझ रहा था। सर, बेफ़िक्र रहें, वो अकेली नहीं है, गार्ड्स इनके साथ हैं। कौन से गार्ड? जिसकी नाक के नीचे से कोई मेरी बीवी को मेरे ही बेडरूम से निकाल कर ले गया। वो दुरुस्तगी से छिनकारा, वो सिर झुका गई, क्योंकि वो 2 रोज़ कबल ही गार्ड्स के दस्ते से कुछ को वो पुलिस के हवाले कर चुका था, जिन्होंने इसे धोखा देकर खतीब आलमगीर का साथ दिया था। मैडम से कहो 10 मिनट के अंदर-अंदर रूम में वापस आएँ। वो जानता था वो घर में ही कहीं है, बस मकसद इससे छुपना था। मगर सर, मैडम इसे कुछ कहना चाहा। 5 मिनट के अंदर-अंदर बुला कर लाओ अपनी मैडम को। अब मैं अपने लफ्ज़ दोहराऊँगा नहीं, और साथ ये भी बता देना कि अब अगर वो रूम में वापस नहीं आई तो बाकी किसी भी नतीजे की ज़िम्मेदार वो खुद होंगी। मुलाज़िम सर पर दौड़ती हुई बेडरूम से बाहर निकल गई थी, जबकि वो दरवाज़े पर नज़रें टिकाए बैठा इस ज़ालिम लड़के का मुंतज़िर था। इसे इंतज़ार करते काफ़ी देर गुज़र गई थी, मगर आयरा बीवी तो ऐसी पर्दानशीन हुई थी कि वो रूम में वापस आने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो गुस्से से तकिया ज़मीन पर पटक चुका था। जब ही खटके की आवाज़ पर इसने गुस्से से दरवाज़े की जानिब देखा, जहाँ से सुर्ख़ आँखों को झुकाए घुंघराले बालों वाले जोड़े में कैद किए खामोश निगाह डालती रूम में दाख़िल हुई थी। लॉन के सियाह जोड़े पर सैकड़ों सिलवटें बनी हुई थीं, जबकि अपनी गर्दन पर मौजूद निशानों को इसने दुपट्टे से छुपा रखा था। "ये तुमने कब से फ़िल्मी हीरोइन्स वाली हरकतें शुरू कर दी हैं? 2 दिन से तुम्हें पागलों की तरह पूरे घर में ढूँढ रहा हूँ और तुम पता नहीं कहाँ गुम हो।" मरवान ने इसे देखते ही गुस्से के तीर बरसाए थे, जबकि वो खामोशी से तकिया उठाती दूसरी जानिब घूमकर सरहाने रखती पलटने लगी थी, जब इसकी आवाज़ ने कदमों को ज़ंजीर किया था। "क्या चाहती हो? मैं अब खुद आकर अपने तरीके से तुम्हारी ज़बान खुलवाऊँ, या इस कमबख्त की तहवील में चंद घंटे गुज़ार कर ही तुम्हारी सारी बहादुरी तेल लेने चली गई है?" वो हद से ज़्यादा सफाकियत से गोया हुआ था। आयरा ने पलट कर शिकवा की निगाहों से देखा था, जिसकी निगाहों में अब नर्म सा तासुर था। "यहाँ आओ मेरे पास।" वो लपचपाती हुई हौले से कदम उठाते इसके नज़दीक आई थी। "खामोश क्यों हो? ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे, और रही बात खतीब की तो इसकी टेंशन नहीं लो, उसैद सब सँभाल लेगा।" थोड़ी क्या है, नीचे उँगली उठाकर इसका चेहरा ऊपर को उठाता हुआ नम लहज़े में सिर्फ़ सारिया बोला था। "तुम्हें कुछ अंदाज़ा भी है तुमने क्या किया है?" इस बार वो ज़रा गुस्से से बोलती अपनी नाराज़गी का इज़हार कर रही थी। "क्या किया है मैंने? खतीब आलमगीर पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है और इसने मेरी बीवी को किडनैप किया था, ये कोई छोटी बात तो नहीं। इसे सज़ा तो मिलनी थी, अच्छा हुआ पुलिस मुकाबले में मारा गया।" इसकी कहानी बनाने पर आया ने सख्त नज़रों से घूरा। "तुम्हें लगता है सब इतना आसान है? न्यूज़ चैनल देखा है तुमने? उमर आलमगीर पागल हो रहा है, इसका बेटा मरा है मरवान, और एसएसपी उसैद के उमर आलमगीर इसे ज़िंदा छोड़ेंगे, इस बार इसने एहसास दिलाया। तो ये फिर मेरी जान के सब देखने का काम उसैद का है, तुम ज़्यादा ना सोचो। वैसे भी पुलिस वाले साँप को रस्सी और रस्सी को साँप बनाना खूब जानते हैं।" आयरन ज़रा खफकी से इसकी जानिब देखा, जो भौहें उचाता इसका हाथ पकड़कर करीब करता इसकी गर्दन के गिर्द दुपट्टा निकालने लगा। आयरन ने एकदम इसका हाथ थाम लिया। "क्या?" इसकी इल्तिजाई निगाहों का देर इसने आईब्रो उठाए। यही तो वो लम्हा था जिससे वो खौफ खा रही थी। "नहीं करो।" वो एकदम रुख पलट कर जाने लगी थी, जब वो इसकी कलाई सख्ती से अपनी गिरफ्त में लेता करीब कर गया। "यहीं बैठी रहो और मुझसे भागने की कोशिश मत किया करो, बेकार है।" वो सपाट टबुल लहजे में बोलता दुपट्टा इसकी गर्दन से निकाल कर बेड पर डाल चुका था, जबकि वो लम्हा याद कर एक बार फिर आयरा की कतई आँखों आँसुओं से भीग गई थी, और वो हिचकियों से रोती इसके सीने से आ लगी थी। "मैंने खुद को ज़िंदगी में कभी इतना बेबस महसूस नहीं किया जितना इस लम्हे किया।" परवान इसकी पुश्त सहलाता इसे जी भर कर रोने दे रहा था, जबकि जलती हुई निगाहें मद्दम पड़े इन निशानों पर थी जो खतीब के बनाए हुए थे। "मत करो मरवान, मुझे तकलीफ़ हो रही है, घिन आने लगी है मुझे अपने वजूद से।" इसके अंगूठे का लम्स अपनी गर्दन में महसूस कर वो तड़प कर रह गई। "क्यों, तुम्हें क्यों घिन आती है? तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाने वाले बददुआ को मैं जहन्नुम में घसीट कर चुका हूँ। अब खबरदार जो मेरे सामने ऐसी कोई फ़िज़ूल बकवास की तो।" जुनूनियत से बोलते हुए सख्ती से घुटने भींच गया, जो सहारा मिलते ही फिर फपक-फपक कर रो पड़ी थी। "सर, आपने इस बारे में क्या कहेंगे कि आपका मरहूम बेटा आयरा इलाही को किडनैप करने के जुर्म में मुलव्विस था और पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, जबकि हाल ही में इन्होंने कौमी असेंबली की सीट जीती थी। इसी सूरत-ए-हाल में इनका एनकाउंटर काबिल-ए-तफ्तीश है।" मीडिया के बीच खिरे खड़े उमर आलमगीर ने जवान साल बेटे को कंधा देने के बाद डह से गए थे। "क्या आप मरवान सुल्तान और आयला इलाही के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे?" वो सवालिया बोले। "मेरा बेटा बेगुनाह था, मेरे बेटे का जो भी मुजरिम है जल्द हवालात के पीछे होगा।"
वो भीगी-सी आवाज़ में बोलते वहाँ से निकल आए थे। अभी कुछ ही दिनों में इन्होंने बतौर गवर्नर सिंध हल्फ़ उठाना था, मगर अभी ये नौबत भी ना आ सकी थी और ऐसी सूरत-ए-हाल में एक सियासी शख्सियत का शहीद होना मामूल बन गया। हर तरफ न्यूज़ गरम थी, सब जानते थे खतीब आलमगीर के खिलाफ केस लड़ने वाली वकील आयरा इलाही थी। वो सीने पर बाजू लपेटे उदास सूरत लिए सोफ़े पर बैठी थी, जबकि वो ज़ख्मी हाथ की परवाह किए बगैर ही लैपटॉप पर मसरूफ़ था। जब भी मरवान को इसकी खामोशी महसूस हुई, आयरा वो ख़्यालों से चौंकी थी। यहाँ वो कदम चलती बेड पर आ बैठी थी। मुझे इलाही हाउस उदास बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसके चेहरे पर बिखरे बाल संवारता हुआ मोहब्बत भरे लहजे में गोया हुआ था। मुझे डर लग रहा है। वो लब चबाकर बोलती हद-ए-दर्जा डिस्टर्ब लग रही थी। मरवान का कत्ल करना वो किसी सूरत अपने ज़हन से नहीं निकाल सक रही थी। अपने दिल के ये सारे डर और खौफ मुझे दे दो। वैसे भी मेरी आयरा यूँ डरती तो घबराती अच्छी नहीं लगती। इसके घुंघराले बालों की आबशार पुष्प पर बिखेरता नरमी से सँवारने लगा था, जैसे वो कभी बचपन में सँवारा करता था। तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो मरवान? वो एकदम पीछे को मुड़ती सी गोद में चेहरा छुपा गई थी। जितनी उलझन तुम्हारे इन नागिन से पाल खातिर लफ्ज़ों ज़ुल्फ़ों में है, बस इतनी ही तह मेरे प्यार की है, जिसकी कोई पैमाइश नहीं की जा सकती। ज़रा-सा झुककर इसकी खौफ़ज़दा आँखों में अपनी सियाह आँखें गाड़ता वो इसके चेहरा थाम कर माथे पे बोसा देता, ज़रा गंभीर लहजे में बोला था, जबकि आयरा सुकून से महसूस करती इसकी गोद में ही सर रख के आँखें मूंद गई। वो कभी कहता नहीं था, मगर हकीकत ये थी कि सारे इलाही की शख्सियत में सबसे ज़्यादा खूबसूरत इसके घुंघराले सियाह बाल ही लगते थे, जो सिर्फ़ इसका ख़ासा थे। एसएसपी ये कहाँ घुसे चले आ रहे? शौकत गर्देज़ी साहब ने पुलिस को अपने घर में घुसते देखकर अचंभे से पूछा। आपकी बेटी बिस्मिल गर्देज़ी को खतीब आलमगीर के साथ आयरा इलाही को किडनैप करने और मरवान सुल्तान और आयत सुल्तान की फेक नाज़ेबा तस्वीर लीक करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। कहाँ है वो? एसएसपी उसैद आलम की बात पर इसके सर पर छत आन गिरी थी। ये क्या बकवास कर रहे हो एसपी? मेरी बेटी का इस सब में कोई लेना-देना नहीं। वो दुरुस्त लहजे में दहाड़े थे। ये तो थाने जाकर ही पता लगेगा सर। जबकि लेडी पुलिस कांस्टेबल कुछ ही देर में चीखती-चिल्लाती बिस्मिल को अपनी हमराही में लेकर गई थी। फॉरेन मिनिस्टर शौकत करदेज़ी के घर पुलिस का छापा और इनकी इकलौती बेटी बिस्मिल करदेज़ी जिन पर खतीब आलमगीर के साथ आयरा इलाही की किडनैपिंग और वीडियो लीक वाले केस में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। साथ ही बताया जा रहा है कि खतीब आलमगीर की मौत के पीछे भी कहीं न कहीं बिस्मिल करदेज़ी का ही हाथ है। मीडिया पर चलती न्यूज़ देख गोया आयरा को दिल की ठंडक सी पहुँच गई थी। वो इस लड़की का बुरा नहीं चाहती थी, मगर इस लड़की ने मजबूर किया था, ना चाहते हुए भी ये सब कर बैठी थी। बाबा मरवान की तेज़ आवाज़ पर वो चौंक गए थे। निशात की हालत इस दिन से ही ठीक नहीं थी। ये क्या बदतमीज़ी है? क्यों चिल्ला रहे हो? वो दुरुस्त लहजे में गुर्राए थे। आप अपने गुनाहों का एतराफ़ कब करेंगे? या फिर आपके साथ भी वही सलूक किया जाए जो बाकी सबके साथ किया? मरवान का लहज़ा हर तासुर से आरी था। क्या मतलब है तुम्हारा? भाई का कत्ल कराने का एतराफ़ आप खुद करेंगे या फिर मैं खुद पुलिस की ज़मानत दूँ? ये क्या बकवास है? फिर झूठ? मैं झूठ नहीं बोल रहा मरवान। ये सच है कि मैंने जहाँज़ेब को कत्ल कराने की कोशिश की, क्योंकि मैं मजबूर था, मगर इसका कत्ल मैंने नहीं किया। मैं भला कैसे अपने बेटे को मार सकता हूँ? इन्होंने गड़बड़ा कर सफाई देनी चाहिए थी। फिर झूठ बाबा, सिर्फ़ सियासत के नशे में आपने सब तबाह-बर्बाद कर दिया। इसके लहज़े में ताज्जुब तराया था, ये सब सरासर झूठ है। इन्होंने अपना दिफ़ा करना चाहा। ओके, कोई बात नहीं। आयरा कल ही अदालत में केस फाइल कर देगी। करो अजमल सुल्तान के नाम से, क्योंकि अब मैं मज़ीद अपने भाई के कातिल को आज़ाद नहीं छोड़ सकता। जहाँज़ेब बेटा था मेरा, मैंने इसका कत्ल नहीं किया, बल्कि जहाँज़ेब का कत्ल लागारी है। इसने कत्ल किया था मेरे बेटे को। बिलाखिर चीख कर बोलते अपनी सफाई पेश करने लगे थे। लागारी ने कत्ल किया, एक ऐसा शख्स जो सालों पहले प्लेन क्रैश में मारा गया है। मरवान ने मसनूई हैरानगी से इनकी जानिब देखा था। नहीं मरा वो, जिंदा है वो। रूपोशी की जिंदगी काट रहा है, मगर सियासत में आज भी इसका हाथ बहुत मजबूत है। तो फिर ठीक है, आप अदालत में अपना बयान दे दें, ताकि आपकी ज़मीर का कुछ तो बोझ हल्का हो। अजमल साहब, आखिर अपने खून से रंगे हाथों का बोझ लेकर कैसे ज़िंदा रहेंगी आप? निशात बेगम की आवाज़ थी। बीवी को एक नज़र देख वो मंज़र से हट गए थे। सारी ज़िंदगी लगा दी थी इस नाम और मर्तबे की नहीं, और अब जब इस नाम को कैश कराने का वक़्त आया था, तो अल्लाह की जानिब से दराज़ रस्सी खींच ली गई थी। दिल से बड़ा कोई मुफ्ती नहीं होता और ज़मीर से बड़ा फ़तवा कोई लगा नहीं सकता। दिल तो यकीनन आपसे बाज़ पर करता होगा ना मामू जान, और ज़मीर गलती का एहसास भी दिलाता होगा। आपका ज़मीर कछुए तो ज़रूर लगाता होगा कि कैसे भाई थे आप जिसने अपनी बहन का सुहाग उजाड़ दिया। आयरा खामोश खड़े अजमल सुल्तान तक कदम-कदम चलकर आती नज़दीक आई थी। मैं तुम्हारे बाप का कातिल नहीं हूँ लड़की, मगर कातिल की पुश्तपनाही तो की थी ना। अगर तुम्हें लगता है तुम मुझे जेल करवा दोगी तो ये तुम्हारी भूल है। वो अब भी नादिम नहीं थे, आपसे तो अब अल्लाह ही हिसाब लेगा। वो ताज्जुबी लहजे में बोलती वॉकआउट कर गई, क्योंकि वो अब इस शख्स को अपनी ज़ात से मज़ीद दुःख नहीं देना चाहती थी, जिसने इसका दामन खुशियों से भर दिया था। जो भी था वो थे तो गोया मरवान सुल्तान के बाप ही ना। मरवान सुल्तान और आयरा की तस्वीर वायरल करने और मरवान को नशा आवर दवाई खिलाकर नाजेबा तस्वीर बनाने में साइबर क्राइम केस के जुर्म में इसे सेक्शन 497 के तहत 3 साल की कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई थी। शौकत करते जी जी चोटी का जोर लगा चुके थे कि किसी भी तरह बेटी को बचा लिया जाए, मगर इस बार मरवान को किसी को भी बख्शने का कोई इरादा नहीं था।
खतीब अपने अंजाम को भी पहुँच चुका था। उमर आलमगीर चाहकर भी अपने बेटे के इंसाफ दिलाने के लिए कुछ नहीं कर सके, जबकि रेप विक्टिम मुनज़्ज़र जावेद को मरवान अपने असर रसूख का इस्तेमाल करके मुल्क से बाहर निकलवा चुका था। वरना वो लोग इस मासूम को ज़िंदा नहीं रहने देते और अब बचा था इसका बाप, जो 2 महीने से वज़ीर-आज़म की कुर्सी पर बैठकर मज़ीद पावर में आ गया था और अब इन पर हाथ डालना इतना भी आसान नहीं था। मरवान ने कुछ रोज़ कबल ही बतौर वज़ीर आला सिंध हल्फ़ उठाया था और अब नई भाग-दौड़ में जुट गया था। वो आयरा से किए वादे के मुताबिक अजमल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई डालकर इन्हें इनके बेगुनाह की सज़ा दिलाना चाहता था, मगर आयरा इंतकाद कर चुकी थी। वो देखना चाहती थी कि आखिर कब तक वो अपनी ज़मीर की अदालत से भरी इल्ज़ाम रहेंगे। एक दिन तो पकड़ में आएँगे ना, और अब बस इसे दिन का इंतज़ार था जब वो खुद अपने मुँह से इक़बाल जुर्म करते। "मरवान कहाँ हो?" लबों पर मुस्कुराहट लिए वो घर के रास्ते की जानिब गामज़न था। "घर ही आ रहा हूँ, तबीयत ठीक है तुम्हारी?" आयरा आज अपनी तबीयत ख़राबी के बाइस फर्म नहीं गई थी। "हाँ, ठीक हूँ मैं, तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, जल्दी आना।" वो इतना बोलकर मरवान की सुनो-सुनो नज़रअंदाज करती राब्ता मुनक़ता कर गई। आँखों में खुशी के आँसू झिलमिला गए थे कि अल्लाह ने इसे इस कदर प्यार करने वाला शौहर दिया था। हाथ में पकड़ी रिपोर्ट्स पर नज़र डालकर वो एक बार फिर इसने इन तमाम नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा किया था। "आयरा!" वो घर वापस आते ही पुकारता हुआ सीधा रूम में आया था, जबकि वो रूम से गायब थी। "आयरा!" आँखों पर महसूस होते नर्म हाथों के लम्स पर इसके होठों पर एक दिलकश मुस्कुराहट खिल गई थी। "खैरियत? आज इतना प्यार क्यों आ रहा है?" आयरा को अपनी पृष्ठ पर सर रख कर अपने गिर्द इसार बाँधते महसूस कर इसने सवाल किया। "मेरे पास हमारे होने वाले बच्चों के दादा-अब्बू के लिए एक सरप्राइज़ है।" वो माज़ी का एक शरारती सा लम्हा याद आ जाने पर ज़रा जुबानियत से बोली, जबकि वो इसके अनोखे दिल की गहराइयों तक सरशार हुआ था। "मेरे होने वाले बच्चों की दादी अम्मा, बता भी दें क्यों बंदे गज़ब आज़मा रही हैं, वरना मैं खुद गैस कर लूँगा।" वो एक्साइटेड सा इसे खींचकर सामने लाया था, जो सुर्ख़ रंग साड़ी ज़िप पहन के दिल के छाड़ छेड़ चुकी थी। उफ़! बाकी सरप्राइज़ का तो मालूम नहीं, मगर ये सरप्राइज़ बहुत आला है। इसकी कमर के गिर्द हिसार बना था, वो ज़ुबानियत से बोला। "मेरा सरप्राइज़ ख़राब नहीं करो।" इसे ज़रा पीछे को धकेलते इसने झेप में डालने को कहा। "मेरी होने वाले पोतों की दादी अम्मा, बता भी दो, कहीं क्या वाक़ई मेरा बेटा या बेटी इस दुनिया में नहीं आने वाला?" आयरा को कमर से पकड़ कर ऊँचा करते अपने मुकाबिल किए इसकी कत्थई आँखों में अपनी गहरी सी आँखें गाड़ता हुआ इसे लफ्ज़ों में घुमा चुका था। "नहीं, तुम गैस" वो अपनी जून में बोलती एकदम ठहरी। "यू चीटर इंसान!" नरवान जो इसके फेस एक्सप्रेशन एन्जॉय करता बामुश्किल अपनी खुशी और कहका ज़ब्त किए हुए था। इसके चिल्लाने पर इसे गोल-गोल घुमाता खुशी से भरपूर आवाज़ में बुलंद-दबाक कहके लगा रहा था। ओह माय गॉड! मेरे ग्रैंडचाइल्ड की ग्रैंड मॉम इतना बड़ा सरप्राइज़ इसे अपने हिसार में लिए बेड पर बैठा था, जो आँखों में शिकवा लिए अपने रूठेपन से देख रही थी। "इंतहाई चालाक और मीचने इंसान हो तुम। मेरे बताने से पहले ही गैस कर लिया। ये नहीं, मेरे साथ थोड़ा-सा पागल बनकर मुझे बताने देते।" मरवान के बाजू पर चुटकी काटते इसने शिकवा किया था, जबकि वो मुस्कुराकर इसके रुखसार चूम गया। आई एम सो हैप्पी आयरा, थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यारा सरप्राइज़ गिफ्ट देने के लिए। इसकी बात नज़रअंदाज करता इसके कोमल वजूद को अपने हिसार में लेता वो जज़्बात से लबरेज़ आवाज़ में बोला था, जबकि आँखों में नमी उतर आई थी। "मैं भी बहुत खुश हूँ।" इसके माथे से माथा टकराकर पेशानी से पेशानी मिलाए बैठे वो दोनों नफूस की आँखों में नमी उतर आई थी। अल्लाह ने कितने सालों बाद कोई खुशी दिखाई थी। वो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करता कम था। हज़ारों आज़माइशों के बाद भी इन दोनों की मोहब्बत हर रोज़ खूबसूरती से परवान चढ़ रही थी। अजमल साहब को आज पूरे 4 माह बाद वज़ीर-आज़म हाउस से आए थे। जब निशात ने संजीदगी से इन्हें पुकारा। आयरा वाले हादसे के बाद से इन दोनों में नाराज़गी चल रही थी, जिसे ना ख़त्म करने की कोशिश निशात ने की थी और ना ही अजमल साहब ने। जी, इस बार वो नरमी से बोले, "मेरे ख़्याल से अब हमें आयरा और मरवान का वलीमा कर देना चाहिए।" इन्होंने ना चाहते हुए भी इनसे बात की थी। इन्होंने जहांज़ीब के कत्ल का सुनने के बाद से मज़ीद साथ रहने से इनकार कर दिया था। अभी भी वो अलग कमरों में रह रहे थे। "मुझसे क्यों पूछ रही हैं आप? आपको मेरी क्या ज़रूरत भला? जाकर अपने बहू-बेटे से ही मशवरा कर लें।" वो ना चाहते हुए भी शिकवा के ना लहज़े में बोले तो वो इस्तेज़ाइया मुस्कुराईं। "बिल्कुल, जिन बच्चों का बाप आप जैसा हो, इन्हें वाक़ई आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो भी तन से बाज़ नहीं आएँगी। हमारा रिश्ता इतना कमज़ोर तो नहीं था निशात कि तुम ज़रा-सी गलतफ़हमी की नज़र कर दो। गलतफ़हमी बस कर जाएँ अजमल, मैंने हमेशा आपकी हर गलत हरकत को नज़रअंदाज़ किया और दिल को समझाती रही कि शायद ये सब मेरी नज़र का धोखा है, मगर नहीं, आप तो अपने ही बच्चों की खुशियों के दुश्मन बन गए हैं।" वो दुरुस्तगी से बोलती पलटने लगी। "वैसे तो जो शख़्स अपने बाप के बेटे को कत्ल करा दे, ऐसे शख़्स के साथ अपनी कोई भी खुशी बाँटना हिमाकत के सिवा कुछ नहीं, मगर फिर भी मुबारक हो, आप दादा बनने वाले हैं।" वो इतना बोलकर कमरे से बाहर निकल गई थी, जबकि वो कितनी ही देर सख्ते में रह गए। हर बाप की तरह इनका भी अरमान था कि वो अपनी औलाद को गोद में खिलाएँ, इनके लाड उठाएँ, मगर इनके बेटे ने तो इस काबिल ही नहीं समझा था कि वो अपनी खुशी शेयर करता। वो इस वक़्त ग्रे रंग की फुल मैक्सी ज़िबतन के लाइट मेकअप लुक में भला की हसीन लग रही थी। दुपट्टे को डी शेप की मानिंद ज़रा पीछे से सेट करके अच्छी तरह खुद को कवर किया गया था, जबकि चेहरे पर चमकते ममता के नूर ने हुस्न को चार चाँद बख्श दिया था। वो इस वक़्त लबों पर धीमी-सी मुस्कान सजाए गुलाबों से महकते कमरे में मरवान की मुंतज़िर थी, जो ना जाने कहाँ रह गया था। भले इनकी शायद रिवायती अंदाज़ में नहीं हुई थी, मगर आज शाम की शानदार अंदाज़ में हुई। रॉयल तर्ज के वलीमे के बाद वो दुल्हन मनीज़ का इंतज़ार कर सकती थी। वो मोमबत्तियों और सुरंगी
चिराग की रोशनियों में कमरे के फंसे हुए इस माहौल का हिस्सा बनी खिलास विंडो से बाहर की रौनकें देख रही थी, जभी कोई दरवाजे दाखिल हुआ जो इसकी गैर मौजूदगी महसूस कर देर लब मुस्कुराई। इसके कदमों की भारी दमक दिल पर पड़ती महसूस हो रही थी। तुम्हें पता है तुम आज किस कदर हसीन लग रही हो। अकाब से इस पर अपना हिसार कायम करता वो जज्बात से बोझल लहजे में सरगोशियाना गोया हुआ वो खामोश रही। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। कंधों से थाम कर आहिस्ते से अपनी जानिब घुमाया, जबकि इसके बालों की चंद शरीर लटें चेहरे पर झूल रही थी। आयरा ने जरा सी निगाहें उठाकर इसकी जानिब देखा, जहाँ मोहब्बत का एक अलग ही जहाँ बात था। गहरी आंखें खुद में डूबा देने की सलाहियत रखती थी। सियाह रंग टैक्सीडो में मलबूस अब वो पीछे होता, जैकेट उतार कर एक तरफ को रखता, जरा इजी हुआ था। मगर वो सरप्राइज उधार है, मुझको समझ कर सर हिला गई। जानती हैं इसने डिलीवरी के बाद हनीमून प्लान कर रखा था। शायद वाहिद कपल होगा जो अपने बच्चे के साथ हनीमून पर जाता। कुछ कहोगी नहीं? थोड़ी सी थाम कर इसका चेहरा उठाता हुआ मुकाबिल आया, जबकि नीम अंधेरे में कमरे में इसकी नाक में चमकता सियाह मोती से बुरी तरह अपनी जानिब खींच रहा था। वो इस नगीने को इस रात मंज़र घूम गया जब आयरा किडनैप हुई। वो इस नाक के पत्थर में लगी डिवाइस के तह तक पहुँचा था। फिर सोच कर सर झटक गया, क्योंकि कुछ बातें सिर्फ़ अपने तक महदूद रखता था। नहीं, आज मैं सिर्फ़ तुम्हें सुनूँगी। वो ज़रा शरारती लहजे में बोलती आगे बढ़कर इसके सीने पर सर रख गई थी। वो धीमे से मुस्कुराता इसके गिर्द हिसार बाँध गया। तो फिर सुनो जाना, कुल मिलाकर 2 ही खुशियाँ हैं मयस्सर हमें, इनमें पहली भी आप, दूसरी भी आप हैं। अव्वल भी आप हैं, आखिर भी आप हैं। आगाज़ भी आप हैं, अंजाम भी आप हैं। इश्क की इब्तिदा है आप और इंतहा भी आप पर है। अव्वल भी आप हैं, आखिर भी आप हैं। जुनून भी आप, रगों में दौड़ता लहू भी आप, सुरूर इश्क भी आप, वहशत दीवानगी भी आप, मेरा आसमान भी आप, ज़मीन का सितारा भी आप हैं। पहला लफ्ज़, आखिरी मिसरा और मुकम्मल जज़्बात की अक्कासी किताब इश्क का उरूज भी आप और इस इश्क की खूबसूरत तकमील भी हैं आप। मेरी ज़िंदगी, मेरी किताब में बस आप ही हैं आप। आखिर हम कैसे बताएँ आपको कि जाना, आप हमारे लिए क्या हैं? मगर फिर भी सुनो जाना, तुम मेरा कुल जहान हो। इसके कान में धीरे से मीठी-मीठी सरगोशियाँ करता आज वो इसे बुरी तरह शर्माने पर मजबूर कर गया, जबकि आयरा इस खूबसूरत इज़हार-ए-मोहब्बत पर शर्मा कर अमलन इस मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देती, इसकी गर्दन पर बोसा देती, गर्दन के गिर्द बाहें डालकर राह तलाश करती, घबरा कर इसी की पनाहों में सिमट गई थी। 4 साल बाद अलमीर, माँ की आवाज़ पर वो साढ़े 3 साल बच्चा बुरी तरह चौंका था। बेटा ये क्या करें? चलें जल्दी से वापस आएँ, आपने मामा के साथ मिलकर चाचू के लिए लंच रेडी करना है। वो बस आते ही होंगे। ये लातानी अमेरिका का मुल्क पेरू था, जहाँ वो अपने महबूब शौहर और बेटे के साथ पिछले 4 साल से रिहाइश पज़ीर थी और शादी के साल बाद अल्लाह ने इन्हें अपनी नेमत से नवाज़ा था। जभी वो 2 खुशशक्ल नौजवान पहाड़ों में घिरे इस घर में दाखिल हुए थे, जहाँ इर्द-गिर्द बिखरे कुदरती खूबसूरत मनाज़िर आँखों को कैद कर रहे थे। भाभी कैसी हैं आप? वो एयरपोर्ट से सीधा वहीं आया था। समन ने मुस्कुराकर अपने हैंडसम से देवर को देखा था, जो अपने भाई का अक्स था। अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं मरवान? और आयरा बच्चा कैसी हैं? इसने मुस्कुराकर जवाब दिया था, सब ठीक है भाभी, बस इस बार आप लोगों ने मेरे साथ पाकिस्तान वापस चलना है। माँ भी मेरे शेर को बहुत याद कर रही थी। मरवान ने आगे बढ़कर भतीजे को गोद में उठाया, जो चचा की गोद में आते ही खिलखिलाया था, जबकि जहांज़ेब समन को लंच तैयार करने का इशारा करता, मरवान की हमराही में घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ा था। तुम जो ये अपनी इस अफलातून औलाद को मेरे पास अकेला छोड़कर गए हो ना, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। आयरा वीडियो कॉल पर नजर आते मरवान के मुस्कुराते चेहरे को देख शिकवा के ना लहजे में बोली थी, जबकि इसके सीने पर सर रख शरीफ बना लेटा मायरा टुकुर-टुकुर बाप को देख रहा था, मगर आँखों में शरारत टपक रही थी। मैंने तो तुम्हें कहा था साथ चलने को, तुम खुद ही मेरे साथ नहीं आई। इसने मुस्कुराहट दबाई। हाँ, तो फिर मामी अकेली हो जाती ना। इसने मुँह बसोरा। अब ये तो तुम्हारा और तुम्हारी मामी का मसला है। वैसे आ रही यहाँ लड़कियाँ बहुत खूबसूरत हैं और आँखें तो उफ़! वो इसे छेड़ने की गर्ज से शरारत से बोला। आर्यन दाँत पीसकर मायरा की मौजूदगी के बायस खुद को सख्त जुमला कहने से बामुश्किल रोका था। उफ़! ये चेहरे का गुलाल, मेरी जान, अभी तो मैं आपसे इतने फ़ासले पर हूँ, ये शर्माना आप पर सूट नहीं करता। वो हूँ शरारत के मूड में था। तुम सुधर जाओ मरवान, वरना किसी दिन मैं तुम्हारा कुछ कर दूँगी। तुम दूसरी जानिब उसका तपा-तपा चेहरा देख के हक्का लगा गया। दाँत अंदर करो, नाराज़ लहजा। ओके डार्लिंग, अपना खून न जलाओ, मेरा अपना और मेरे गुड्डे का ख़्याल रखना, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ओके? बाय। वो पीछे से आती आवाज़ों पर तेज़ी से बोला था, जबकि आयरा एक गहरी सर्द आह ख़ारिज करके रह गई थी। वो जहांज़ेब की फ़ैमिली के साथ इस वक़्त गुटकटा से 5 किलोमीटर का ट्रैक चढ़कर ऊपर वाटरफॉल की जानिब आया था। इनके साथ मौजूद लोकल गाइड इन्हें वहाँ की ख़ुसूसियात से आगाह करता साथ चल रहा था। मरवान टाउन पहुँचकर आयरा को वहाँ की तस्वीर और वीडियो सेंड करने की गर्ज से हर मंज़र को कैमरे की आँख में कैद कर रहा था। वो रात गए घर वापस लौटे थे। आयरा अलमीर के साथ बेड पर लेटी टेबलेट पर आज की पिक्चर और तस्वीर देख रही थी, जभी मरवान की कॉल आ गई। वो टेप अलमीर को थमाती खुद फ़ोन कॉल की जानिब मुतवज्जो हुई, जहाँ मरवान की मुस्कुराती आवाज़ समातों से टकराती सुकून सा बज गई। माँ साथ लेटा अलमीर एकदम चिल्लाया था। बाबा वाटरफॉल। वो अपनी तोतली सी ज़बान में बहुत तेज़ी से बोलता मरवान की जानिब मुतवज्जा कर चुका था। वो इस वक़्त दुनिया की बुलंद तरीन वाटरफॉल में से एक कॉटकट पर मौजूद था, जो देखने में इंतहाई खूबसूरत नज़र पेश करता। तेज़ी से गिरता शफ़ाफ़ पानी आबशार के पास बाप को करा देख बाबा चिल्लाए, जी बाबा की जान, आप बड़े हो जाएँ, फिर मैं अपने बेटे को यहाँ लेकर आऊँगा।
वो जानना चाहता है कि कुछ देर में वहाँ से जाने की ज़िद बाँध लेगा और आर्या को तंग करेगा, इसलिए पहले ही बाँध लगाया था। मगर मुझे अभी जाना है, ज़िद में वो अपने दादा पर गया था। ठीक है, मगर एक शर्त पर। इसने मुस्कुराहट दबाई। वो क्या? भई पहले आप अपनी चुड़िया से बोलकर सारे दाँत मँगवा लें, जब चुड़िया आपके सारे दाँत वापस दे जाएगी, फिर हम बाबा और मामा यहाँ आ जाएँगे, ओके? अरमीन ने फ़ौरन चहक कर सर हिलाया था, जबकि अब वो आयरा से बातों में मशगूल हो गया था। अजमल साहब को कुर्सी सँभाले 4 साल से ज़्यादा अरसा बीत गया था। अब एक बार भी इलेक्शन नज़दीक आ रहे थे और वो फिर इन्हीं सरगर्मियों में लग गए थे। अजमल सुल्तान वो रॉकिंग चेयर पर बैठे थे जब कोई शनाज़ा आवाज़ आई, "कैसे हो यार? तुम तो मुझे भूल ही गए।" ये हबीब था इनका दोस्त। वैसे मुझे नहीं लगता ये यार मेरा यार इतना बेगैरत होगा कि मेरे कातिलों के साथ बैठकर मेरे साथ गद्दारी करेगा। लेकिन हाँ, मैं भी किसी से शिकवा कर रहा हूँ। अगर तुझे ज़रा-सी भी इंसानियत होती, तो आज खुद पर अपने हर जुर्म का एतराफ़ कर चुका होता। गद्दारी मैंने नहीं, तूने की थी। मेरी बात ना मानकर वो चिल्लाए थे। तू तो यारी निभा लेता और मेरे मुजरिमों को सज़ा दिला देता। तू तो यार था मेरा, तुझ पर तो हबीब इलाही के 100 खून भी माफ़ थे। मगर आयरा, मेरी गुड़िया से किस बात की दुश्मनी निभाई तूने? अजमल को चुप सी लगी। इसके लिए मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगा बेगैरत आदमी। वो अचानक ख्वाब से बेदार होकर उठ बैठे थे। इर्द-गिर्द में देखा तो वो अपने कमरे में अकेले थे। ना जाने कब इनकी आँख लग गई थी, जबकि अब इनका दिमाग अलग सोचों में डूब गया था। 3 साल बाद बैरिस्टर साहिबा अगर अपने बच्चों से फुर्सत मिल जाए तो ज़रा नाचीज़ पर भी नज़रें गरम फरमा दीजिए। मरवान सियाह रंग पैन कोट में मलबूस टाई के लिए खड़ा था। 3 साल पहले वो अजमल सुल्तान को सज़ा हो जाने के बाद सियासत की दुनिया को खैराबाद कह चुका था। जबकि पार्टी का नया चेयरमैन जहांगीर सुल्तान था, जो आजकल सियासत की दुनिया में खूब सरगर्म था। सीनियर एडवोकेट साहब, आपसे एक टाई भी नहीं बनती। वो इस वक्त घेरेरी हुलिये में मौजूद शरारत से बोलती जरा नजदीक आई थी, जबकि इसने इसकी गर्दन में टाई डालकर अपने नजदीक किया, जो मायरा की पैदाइश के 3 साल बाद तना ऊपर 2 बच्चों की पैदाइश हो जाने के बाद से पहले से ज़्यादा मोटी हो गई थी। मरवान को तो वो हर हाल में ही अच्छी लगती थी। क्या करें बैरिस्टर साहिबा, आपके बगैर तो हम बिल्कुल ही नामुकम्मल हैं। वो शरारती लहजे में बोलता इसकी नाक सूंघ गया। दिफातन वो खिलखिलाकर हँसती, इसकी टाई बाँधने लगी, जो इसे नज़रों के हिसार में लिए मोहब्बत से देख रहा था। वैसे याद है ना, आज घर वापस जल्दी आना है, कुछ दिनों में तुम्हारी छोटी बेटी की सालगिरह है। हमें इसकी तैयारी भी तो करनी है। आयरा ने याद दिलाना ज़रूरी समझा। बच्चों की वजह से वो फ़िलहाल अपने प्रोफ़ेशन को खैराबाद कह चुकी थी, क्योंकि इसके नज़दीक फ़ैमिली ज़्यादा अहम थी, ना कि इसका करियर। उफ़! एक तो जब से ये तीनों दुनिया में आए हैं, हमारी तो कोई बात ही नहीं रही। मरवान ने हमेशा की तरह मुँह बनाया। वैसे ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हें ही चाहिए था बड़ा ख़ानदान और ज़्यादा बच्चे। आयरा ने उसे घूर कर एहसास कराया, जब भी मरवान कहका लगाकर हँसा था। बड़ा ख़ानदान होने के कितने फ़ायदे होते हैं। देखो, मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बेटियाँ और बेटा तुम्हें बोर नहीं होने देता। मरवान ने ज़रा शरारती लहज़े में कहा था। वाह वाह! ये शैतान की परतू जैसी औलाद मुझे ढंग से खाना तो खाने देती नहीं, बोर होने की फुर्सत कहाँ मिलेगी? आयरा नाक चढ़ाकर शिकवा कर गई तो मरवान का बुलंद वाक़या काबे साख्ता बुलंद हुआ था, जबकि वो अपनी सल्तनत के शहज़ादे के सीने पर सरकती आँखें मूंद गई। 3 साल पहले 3 साल पहले यहाँ आपको ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते चलेंगे। फॉर्म प्राइम मिनिस्टर अजमल सुल्तान ने आज हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने सारे गुनाहों को तस्लीम करते इस बात की तस्दीक कर दी है कि इनके बहनोई और मशहूर मरहूम बैरिस्टर हबीब इलाही की मौत एक सोची-समझी साजिश के तहत हुई थी। जबकि अपने बेटे जहांगीर सुल्तान को भी कत्ल कराने के पीछे इनका ही हाथ था। साथ ही एक बड़ा इंकशाफ किया है कि जेल लगारी जो कई साल कब्ल एक तैयार हादसे में जहाँ वहाँ खो गए थे, वो दरहकीकत ज़िंदा हैं और गुमनामी की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, मगर इन दोनों कत्ल में वो बराबर के शरीक हैं। अजमल सुल्तान इस वक़्त पुलिस कस्टडी में हैं। हम इनके बेटे और चीफ़ मिनिस्टर ऑफ सिंध मरवान सुल्तान से जानने की कोशिश करते हैं, क्या वाक़ई हकीकत है या फिर अजमल सुल्तान किसी के दबाव में आकर ये सब बोल रहे हैं। अजमल सुल्तान ने मीडिया पर अपने इक़बाल जुर्म से 1 हफ़्ता कब्ल अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। ये खबर इस वक़्त पाकिस्तान के हर चैनल की ज़ीनत बनी हुई थी, जबकि घर में निशात पागलों की तरह रो पड़ी थी। अपनी फर्म में मौजूद आरा को खुद पर ज़ब्त करना मुश्किल लगा था, जबकि मरवान जो पिछले कई सालों से बाप को हर रोज़ इनके गुनाह का एहसास कराता, आज यूँ अचानक इन्हें एतराफ़ जुर्म करता देख कर हँस गया था। जो भी था, मगर वो अपने बाप को नहीं खोना चाहता था। बस औकात एतराफ़ जुर्म करने के लिए ज़िंदगी भी कम पड़ जाती है और कभी-कभार एक लम्हा ही आपको झंझोड़ कर रख देता है। और बिलाखिर अजमल सुल्तान की ज़िंदगी में वो कीमती लम्हा आ ही गया था, जब इन्हें ज़मीर की अदालत ने मुजरिम ठहराया और वो खुश वक़्तों में शामिल हो गए थे, क्योंकि इन्हें पछतावे कर चूहे लगा रहा था। हाँ, खुशनसीब होते हैं वो लोग जो ज़िंदगी में एक बार पछताते ज़रूर हैं, क्योंकि गुनाह तो सब करते हैं, मगर गुनह का एहसास कभी किसी को होता है। कितने लोग इस दुनिया में हैं जिन्हें गुनाहों का एहसास तक नहीं होता है। एहसास पछतावे से कबल मौत इन्हें आ दबोचती है। कमरा अदालत सज चुका था। अजमल सुल्तान की पकड़ का वक़्त आन पहुँचा था। कमरे अदालत में खासी गहमा-गहमी थी। जज के ऐन सामने की चंद नशिस्तों पर एक जानिब मरवान सुल्तान, जबकि दूसरी जानिब मुजिम की जानिब से निशात बेगम और चंद एक गवाह मौजूद थे। कमरे अदालत में वकला के लिए मौजूद मखसूस नशिस्तों पर बर्जुमान वकील मुकदमा लड़ने के लिए तैयार थे, जबकि सीनियर वकील अनवर शहजाद खासा पुरजोश नज़र आ, जो पार्टी की तरफ से अजमल सुल्तान का केस लड़ रहा था। ज़ाहिर इलाही अपने बाप का केस खुद लड़ने जा रही थी। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। जज ने अपने मखसूस प्रोटोकॉल में कमरे अदालत में अपनी नशिस्त सँभालने के बाद बआवाज़ इजाज़त दी।
जज साहब की आवाज़ पर अनवर साहब ना कोट झटक उठ खड़े हुए निशात की मंज़र देख अपने आँसू ज़ब्त कर रही थी। योर ऑनर, मैं अदालत का वक़्त बर्बाद किए बगैर मुद्दा बयान करना चाहूँगा कि जिन लोग तो कत्ल का इल्ज़ाम मेरे मौकिल पर खुद ले रहे हैं, वो सब दरअसल झूठ है और वो ज़हनी दबाव का शिकार हैं। वो दोनों ही अपनी आप मौत का शिकार हुए। एक मेरे साथी वकील के मरहूम वालिद और मेरे बहुत अच्छे मरहूम साथी हबीब इलाही, जिनकी मौत अपने ऑफ़िस में हार्ट अटैक के बाइस हुई थी। दूसरी जानिब जहांज़ीब सुल्तान। आप खुद बताएँ जज साहब कि क्या कोई बाप इतना सफ़ाक हो सकता है कि अपने ही जवान बेटे का कत्ल करा दे? वो ना जाने किसके कहने पर केस लड़ रहे थे, जबकि अजमल पहले ही बार के लिए जुर्म कर चुके थे। योर ऑनर, मैं अपने सीनियर को याद करवाना चाहूँगी कि वो जिस जुर्म का दिफ़ा कर रहे हैं, वो मीडिया में एक बार ही जुर्म कर चुके हैं। मगर हाँ, मैं मज़ीद तसल्ली के लिए अजमल सुल्तान को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूँगी, ताकि एक बार फिर एतराफ़ जुर्म करके अदालत का वक़्त ज़ाया होने से बचा लें। आयरा मज़बूत लहज़े में बोली, इजाज़त है। पुलिस कस्टडी में आते अजमल को देख निशात मरवान के सीने में सर छुपा गई। मैं अजमल सुल्तान एक बार जुर्म करता हूँ कि मैं अपने काले करतूत छुपाने के लिए मैंने हबीब इलाही के कत्ल में छेड़ लगारी की पुष्पनाही की, जो ज़िंदा है। और साथ ही इस बात का एतराफ़ भी करता हूँ कि अपने बेटे पर जानलेवा हमला कराने में भी बदनसीब बाप ही शामिल था। मेरे बेटे का मेरा असल चेहरा नज़र आ गया और मेरे भारत समझाने के बावजूद वो पीछे नहीं हटा। ये हकीकत है कि मैं अपने बेटे पर जानलेवा हमला कराकर खतीब आलमगीर पर इल्ज़ाम डालने वाला भी था, मगर मेरा असल मकसद कत्ल हरगिज़ नहीं था। मगर ये सच है कि मैंने अपने बेटे का कत्ल नहीं कराया, मैं अपने बेटे का मुजरिम नहीं हूँ। इसके अलावा मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहूँगा। अजमल सुल्तान इतना बोलकर खामोश हो गए। अनवर साहब कुछ कहना चाहेंगे? अजमल के एतराफ़ जुर्म के बारे के बाद लफ्ज़ों का ज़ख़ीर ख़त्म हो गया था। बैरिस्टर आइल, क्या आप अदालत से कुछ कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल योर ऑनर, मैं अदालत के किसी भी फैसले से कबल मकतूल अबी विलाय की बेटी होने के नाते मुजरिम के इकबाल जुर्म के बाद अजमल सुल्तान और प्यारे मामू जान पर अपने बाप का खून माफ़ करती हूँ। मरवान और निशात ने चौंक कर इसकी पुष्टि देखी। कमरे अदालत में एक सन्नाटा सा छा गया था। अजमल सुल्तान ने बेयकीनी से अपनी भांजी को देखा तो वो वाक़ई अपने बाप की बेटी थी, बाज़र्फ़ बाप की बाज़र्फ़ औलाद। मगर साथ ही मैं अदालत में अपने मुखालिफ अजमल सुल्तान की तरफ से एक गवाह या फिर यूँ कह लें कि जीता जागता सबूत पेश करना चाहूँगी। ये बात साबित कर देगा कि आँखों देखा हमेशा सच नहीं होता। जज समेत तमाम सामीन और मुलाहिज़ीन के चेहरे पर तहरीर सिमट आया। इजाज़त है। इजाज़त मिलते ही जानज़ेब कमरे अदालत में दाखिल होता नज़र आया था, जहाँ और जज के साथ-साथ गर्दन का रुख मोड़ कर देखते सभी की आँखें हैरत के बाइस फटी की फटी रह गई थीं। अजमल साहब ने तो खुद को सँभालने के लिए बाकायदा सहारा लिया था। कदम-कदम चलता जहाँज़ेब सुल्तान बाप के मुखालिफ सिंध के डेरे में खड़ा हुआ। मेरा नाम जहाज़ेब सुल्तान है, जो दुनिया की नज़र में आज से 8 साल कब्ल कत्ल हो चुका है। मगर ये हकीकत नहीं, क्योंकि ये हकीकत ये है कि ज़िंदगी छीनने वाले से बड़ा ज़िंदगी देने वाला है। और अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि इसने मुझे सलामत रखा। बदकिस्मती से मुझ पर जानलेवा कराने वाला मेरा वालिद साहब थे, और मुझे इस हमले से महफूज़ रखने वाली अल्लाह की ज़ात के बाद मेरा छोटा भाई मरवान सुल्तान। वो सब पर एक तायराना निगाह घुमाकर बोलना शुरू कर चुका था। फ्लैशबैक। मरवान, ये तुम क्या कह रहे हो मेरे भाई? ये सब कैसे मुमकिन है? वो हैरानगी से गोया हुआ। क्यों मुमकिन नहीं भाई? इस मुल्क में सब मुमकिन है। आप बस वही करें जैसा मैं कहता हूँ। अगले चंद रोज़ में जहांज़ेब पर 2 बार जानलेवा हमला हुआ था। इस बार खतीब आलमगीर से जहांज़ेब की झड़प हुई थी, जो कत्ल की धमकी लगा चुका था, और कत्ल हो जाने के बाद इस बात का शेर लगारी ने फ़ायदा उठाया था। अजमल सुल्तान को झूठा हमले का कहकर जहांज़ेब पर सच की गोलियाँ बरसाई गई थीं, जबकि दूसरी जानिब मरवान की प्लानिंग के तहत जहांज़ेब की शक्ल-सूरत वाले चेहरे पर गोली चलाई गई थी, और कत्ल का इल्ज़ाम खतीब के सर आया था, जबकि खतीब की गोली का निशाना चूक गया था, क्योंकि एक ही वक़्त में 2 अलग पिस्टल से गोली चली थी। एक जहांज़ेब की हमशक्ल को ज़ख्मी कर चुकी थी, जबकि जहांज़ेब को मरवान पहले ही एक जाली आइडेंटिटी की हेल्प से बाहर भिजवा चुका था, और जहांज़ेब का जो हमशक्ल तैयार किया था वो भी बिल्कुल महफूज़ रहा था, और अब वो इंतज़ार कर रहा था तो अजमल सुल्तान के पछतावे का। मगर इस केस में आयरा की मुदाफ़नत ने इसे अच्छा खासा जिच किया था। वो जो कुछ भी था वो ठान कर बैठी थी। बिलाखिर अजमल सुल्तान के इकबाल जुर्म के बाद जहांज़ेब का यूँ सामने आना किसी मौत से कम न था। बैरिस्टर आइला इलाही, क्या आप अदालत से मज़ीद कुछ कहना या पेश करना चाहेंगी? जज साहब ने एक बार फिर आयरा को मुखातिब किया था, जो अपने मुखालिफ के वकील से एक लम्हे में इनका वकील सफाई बन गई थी। इख्तितामी लफ्ज़ों के साथ मैं बस मौजूदा हालात से बतौर बैरिस्टर नहीं, बल्कि बेटी की हैसियत दरख़्वास्त करना चाहूँगी, वो तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए मुजरिम अजमल सुल्तान की सज़ा में नरमी से काम लें। कल मैं अदालत में खलबली सी मच गई थी। वो नकचढ़ी अपने मामू के खून की प्यासी बैरिस्टर साहिबा सबको हैरान कर गई थी, जबकि मरवान को आज अपनी बैरिस्टर साहिबा से एक बार फिर नए सिरे से इश्क हो गया था। वो यूँ ही तो इसका दीवाना नहीं था, वो अलग थी, सबसे जुदा और ख़ास। मरवान सुल्तान की आयरा उर्फ़ बैरिस्टर साहिबा मुजरिम इक़बाल जुर्म तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए अदालत मकतूल की बेटी की माफ़ी की सूरत में मुजरिम अजमल सुल्तान पर कत्ल की सज़ा माफ़ करती है। साथ ही जहांज़ेब सुल्तान की वापसी की सूरत में मुजरिम अजमल सुल्तान को इस केस से बरी इल्ज़ाम करते हुए बाइज़्ज़त तौर पर बरी करती है। साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग केस और छेड़ लगारी के काले धंधों के खिलाफ गवाही की सूरत में अजमल सुल्तान को वादा माफ़ गवाहों के तौर पर सज़ा में नरमी बरतते हुए सेक्शन 4 के तहत 3 साल की कैद और 5 करोड़ रुपए जुर्माना अदा करने की सज़ा। साथ ही हमारे मिलिट्री इदारों से दरख़्वास्त करती है कि वो अपनी सोर्सेज़ का इस्तेमाल कर जल्द से जल्द छेड़ लगारी को अरेस्ट कर कर अदालत में पेश करें, ताकि मुलज़िम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। अदालत बर्खास्त जज ने अपना फैसला सुनाकर पैन की नींद तोड़ दी थी। आयरा की आँखों में नमी उतर आई थी, वो अपना कोट सँभालती तेज़ी से बाहर की जानी पड़ी थी। सर, आपकी भांजी बैरिस्टर आयरा इलाही ने आप पर अपने बाप का खून माफ़ कर दिया। इस बारे में आप क्या कहेंगे?
पुलिस की हमराही में बाहर आते अजमल सुल्तान पर मीडिया वालों ने सवालों की बौछार कर दी थी। वो बाज़र बाग की बाज़र औलाद, वो बस इतना ही बोले थे जब झूम चीरती आयरा इनके नज़दीक आई। मुझे याद है अपना पूरा बचपन जब आयरा गुड़िया कहते आपकी ज़बान नहीं थकती थी। आपने हमेशा मुझे सगी बेटियों वाला प्यार दिया, मरवान और भैया से ज़्यादा अज़ीज़ रखा, मगर फिर अचानक सब बदल गया। मेरे एक बाप क्या दुनिया से गया, मैं दूसरे की भी शफ़क़त से महरूम हो गई। आप गुज़रे 15 सालों में ये भूल गए कि मैं आपकी बेटी हूँ, लेकिन मैं आज बेटी होने का फ़र्ज़ अदा कर दिया और आपके सारे एहसान उतार दिए। मैंने अपने बाप का खून अपने बाप जैसे मामू को माफ़ कर दिया। बाबा कहते थे, "आयरा, माफ़ करने वाला बड़ा होता है, मगर माफ़ से भी सूरत अच्छी लगती है जब मुजरिम को अपने गुनाह का एहसास हो जाए। आपको गुनाह का एहसास है, मेरे दिल में आपके लिए कोई रंजिश या कुदरत नहीं।" इनके गिर्द हिसार कायम करते हुए सीने पर सर रखती हिचकियों से रोई, जिन्होंने इसके माथे पर शफ़क़त भरा बोसा दिया। आज कितने सालों बाद इसने खुद को फिर से अपने बाप वाले हिसार में महसूस किया था। थैंक यू आयरा। घर वापस आते मरवान सुल्तान की आँखें ज़ब्त की ज़्यादती से सुर्ख़ पड़ गई थीं। बाप की पुलिस कस्टडी में जाता देखना आसान नहीं था। इसका चेहरा हाथों के फैले में भरकर पेशानी पर बोसा दिया था। थैंक यू तुम्हारा डियर हस्बैंड, कि अगर तुम ना होते तो कुछ भी ना होता। मरवान के होने से आयरा इलाही का वजूद मुकम्मल होता है। शुक्रिया तुम्हारे साथ का, मान का, मोहब्बत का, मुझे एक मज़बूत आयरा बनाने का। एक मज़बूत औरत के पीछे इसके महरम का हाथ होता है। और मुझे फ़ख्र है इस बात पर कि तुम मेरे महरम हो। आयरा ने जज़्बात से बोझिल गुरुगेर आवाज़ में बोलते इसका हाथ थाम कर लबों से लगाया, जो इसे सीने से लगा था। इसकी गर्दन में चेहरा छुपा आँसुओं से रो पड़ा था। जब तुम मेरे लिए अपने बाप के खिलाफ जा सकते हो, तो फिर मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकती। और वैसे भी मैं अपने बाप जैसे मामू के को माफ़ किया, दोनों की बेटी होने का फ़र्ज़ निभाया। तुम अपना दिल हल्का कर लो, तुमने अपना वादा वफ़ा कर लिया। इसकी अपनी आवाज़ भी आँसुओं से तर हो गई जब वो खामोशी से महसूस कर रहा था। दोनों के ही दिलों में ठंडक उतर गई थी। नई बहारें दरवाज़े पर खड़ी लगा रही थी, ताकि दोनों खैर मकदम करने लगे। उफ़! आज बहुत थकन हो गई। आज हया का बर्थडे था, बच्चे सो चुके थे, मैरून रंग साड़ी में पहने आयरा धम से बिस्तर पर गई थी। सो तो गए, वैसे आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी। दूसरी तरफ से साथ ही गिरते मरवान ने इसे अपने सार में लिया था। वो तो मैं बचपन से खूबसूरत हूँ, वो इतरा कर बोली तो इसका कहका बेसाख्ता था। तो फिर आज बेटी की सालगिरह की खुशी में कुछ यादें ताज़ा ना कर ली जाएँ? इसके ज़ुबानी लहज़े पर बुर्तियाँ छिपी थी, जबकि मरवान ने कहका लगाते इसे अपने सार में लिया था, जहाँ वो हमेशा रहने की मुतमम्मी थी। दादो, ये देखें, अलमीर भाई ने क्या किया। छोटी सी हया सुल्तान अपनी गुड़िया का टूटा हुआ सर लेकर करीब आई थी। अलमीर, वो जहांगीर सुल्तान का इकलौता बेटा था, जिसका मरवान और आयरा की सबसे छोटी बेटी से 36 का आंकड़ा था। दादो, पहले इसने मेरी बस पर पत्थर गिराकर इसका शीशा तोड़ा है। इसने भी मुंह बसोर कर शिकायत लगाई। उफ, एक तो मैं तुम लोगों के मसले सुलझा सुलझा कर थक गई हूँ। निशात बेगम पोता और पोती की शिकायत सुन अपना सर थाम गई। क्या हुआ हमारी प्यारी सी मम्मा को? जहांजेब और मरवान ने साथ ही ने अपने हिसार में लिया था। ये तुम दोनों की जो औलादें हैं ना, इन्होंने मुझे पागल कर दिया है बिल्कुल। वो नाराज़गी से बोली तो आयरा और समन ने भी मुस्कुराहट ज़ब्त की थी। बाबा, माहिर मरवान, अमल मरवान और हया मरवान भागते हुए बाप की जानिब लपके थे, जो इन्हें देख इन्हें निभाएँ वाह कर गया था। मेरी प्रिंसेस कैसी है? इसने दोनों बेटियों के गाल पर बोसा दिया। अमल, बाल और नैन नक्श में हूबहू आयरा की कॉपी थी, जबकि हया मरवान का अक्स थी, जबकि अलमीर अपने दादा अब्बू की कार्बन कॉपी था। देखें फूफो, आपके पोता पोती कितने मतलब परस्त हैं, अपने बाप की तरह सारा दिन रहते मेरे साथ हैं और बाप के आते ही बाप कदम बढ़ते हैं। वो ज़रा नाराज़ लहजे में गोया हुई थी तो मरवान ने इसे घूर कर देखा। मेरे बच्चे हैं तो मुझसे ही मोहब्बत करेंगे ना बैरिस्टर साहिबा? मरवान के छेड़ने पर जहाँ जेब हौले से मुस्कुराया। आप क्यों मुँह फुलाकर बैठे हैं चैम? इस बार मरवान ने भतीजे को गोद में लिया, जो बाप की गोद में बैठी हया को घूर रहा था। आपकी बेटी मेरे बाबा को मुझसे छीन रही है। अलमीन ने छोटी सी पेशानी पर ढेरों बल सजाए शिकवा किया। मरवान ने मुस्कुराहट दबाकर एक मोहब्बत भरी निगाह अपनी शरारती बेटी पर डाली, जो अभी घुटनों घुटनों चलती थी, मगर शरारतों में इसने अपने भाई को भी पीछे छोड़ दिया था। अलमीर फितरतन शर्मीला और रिजर्व सा बच्चा था। शहजादे, आप यहाँ मेरी गोद में आ जाएं। मरवान ने इसे प्यार किया तो वो जल्दी से चचा की गोद में बैठकर मुस्कुराया, मगर छोटी सी हया मुंह बसोर कर तेज आवाज में रोती, जिद्दी अंदाज में खुद को जहांजेब की गिरफ्त से आज़ाद कराती, झट ताया की गोद से उतरती, बाप की जानिब लपकी और इसे धक्का देकर गोद से उतारती खुद बैठ गई और अब मरवान के सीने में चेहरा छुपाया था, जबकि इस नन्ही परी की जालिसी पर सभी ने कहकर बेसाख्ता था। आयरा, ये इस मामले में बिल्कुल तुम पर गई है। जहांजेब की आवाज़ थी, जबकि मरवान ने आयरा को शरारत से देख के हक्का लगाते आँख का कोना दबाया था, जिसने इसे घूर कर देखा। निशात ने दिल ही दिल में अपने खानदान की नज़र उतार कर आंखों में आए आंसू साफ किए थे। अगर जो अजमल सुल्तान को सल्तनतों में हुक्मरानी की चाह ना होती, सल्तनत का असीर होना इनका खून सफ़ेद ना करता, तो आज वो भी इन खुशियों का हिस्सा होते, ना कि जेल में सज़ा की मुद्दत पूरी कर रहे होते। खत्म शुद। तो जी जनाब, आप लोगों को इक़्तिदार मोहब्बत कैसा लगा? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। ये सफ़र कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।